ओके ठीक है ना। तो अभी तो मैं कह रहा था एप्लीकेशन का, तो ऐप तो बन गया है, लेकिन उसका अभी देखते हैं ऐप में अभी कुछ होगा नहीं ऐप में अभी, तो वो अभी सब कुछ वो इनपुट करना है अभी कि कैसे कोर्सेज का है लाइव का। मैं खुद ही भी सीख रहा हूँ, तो 1-2 दिन में सीख लूँगा, फिर उसको मैं लाइव क्लास हम लोग ऐप पे ही लेंगे। ऐप जो है वो लैपटॉप में भी खुलेगा, फ़ोन में ही खुलेगा, लेकिन आपके एक ही फ़ोन में खुलेगा और एक ही लैपटॉप में खुलेगा। एक में लॉगिन कर लिया आपने, एक लैपटॉप और एक फ़ोन में रहेगा बस। अगर आप दूसरे फ़ोन में करोगे तो बाकी से लॉग आउट हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है। कितने मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं? कितने भी में कर सकते हैं, लेकिन अगले वाले में करोगे पिछले वाले से लॉग आउट हो जाएगा, ये है। ओके सर। एक टाइम पे एक ही फोन में लॉगिन रहेगा और एक ही लैपटॉप में लॉगिन रहेगा एक टाइम पे। आईफोन में भी होगा सर? हम्म। ये मुझे पूछना पड़ेगा ऐप वाले से कि आईफोन में, क्योंकि इसका प्ले स्टोर इसका उसका था, एप्पल स्टोर होता है ना, मुझे भी देखना पड़ेगा आईफोन में होगा कि नहीं, पूछना पड़ेगा मुझे। जी विपुल, कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपका माइक अनम्यूट है। ऐप बनाने का कॉस्ट उन्होंने 2 साल का 15,000 रुपये लिए, वो क्लास प्लस वाला है ना, उसका है। आप भी बनाते हैं क्या? नहीं, मैंने मेरे बैचमेट ने बनाया था, वो किसी और पर्पस के लिए। मतलब कॉस्ट में लगता है ठीक है, मतलब क्या इसे भी सस्ता में बनता है? हाँ ठीक है। नहीं, तो 2 साल के लिए मेंटेनेंस और सर्वर चार्जेस होंगे। हाँ वही 15,000 रुपये, बाकी वो हेल्प के लिए उनका टीम है ही, तो कभी भी उससे वो मतलब जो भी अपडेट करवाना है तो। जी अच्छा है। सो अभी थोड़ा वही ऐप का वो ट्रेनिंग चल रहा है मुझे, कैसे कैसे उसको हैंडल करना है, तो अभी 1-2 दिन में सीख लूँगा। फिर हम लाइव एक्सपेरिमेंट हो सकता है मंडे को, जो कमिंग मंडे हम ऐप पे ही लाइव क्लास लें, देखेंगे। फिर वो उसमें ऐप में क्या खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ये जो अभी क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो वहाँ क्या क्लास लाइव होगी और रिकॉर्ड खुद ही हो जाएगा, वो ऐप पे अवेलेबल रहेगा, आप देखते रहो उसको कभी भी ऐप पे, ये है। सर सबका अलग अलग ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा वहाँ पे? हाँ अभी बनाएंगे, आईडी पासवर्ड बनाएंगे, आपको मिलेगा संडे को। हाँ उसमें ये है कि जीमेल आईडी, अभी क्या है कि यूट्यूब पे लिंक है तो है ना, कोई भी देख सकता है ऐसे, उसमें क्या है कि जिसके पास आईडी पासवर्ड है वही देख पाएगा, फिर ये है थोड़े और सिक्योर हो जाएंगे ये। सर वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़िया होगा ना? हाँ हाँ देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके कैसा रहता है, अभी तो पता नहीं चेक करेंगे। हाँ वो मेरे ऊपर है, उसमें है ऑप्शन, 1 टाइम कर दो, 2 टाइम, 10 टाइम, अनलिमिटेड कर दो, वो ऑप्शन वो मेरे ऊपर है कि मैं कितना रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ उस पर, वैसा है। तो उसमें सारे ऑप्शंस हैं, कितनी बार देख सकते हैं, मैं एक डिवाइस पे भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो आपको 10 डिवाइस का भी ऑप्शन दे सकता हूँ, उसमें ऐप में उस तरह का सिस्टम है। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज तो हमने लास्ट क्लास में सीक्वेंस कंप्लीट किया था, तो हम लोग जो अभी तक किया है हमने, बाकी अच्छे रैंक लाने के लिए मैथ स्टैट दोनों को भी स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा ना। जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ स्टैट पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं, अब साथ में दोनों तैयारी करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंटेंट पीवाई क्यूज सारे करने हैं अच्छे से, और आपको दोनों पे फोकस करना है, सिर्फ ये नहीं स्टैट करना है। तो आपको स्टैट के साथ साथ मैथ भी फोकस करना, रैंक लाने में मैथ्स का भी रोल है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं करना रैंक या मार्क्स आपके टोटल आ रहे हैं, सिर्फ स्टैट्स के नहीं आ रहे, तो आपको फोकस करना है दोनों पे, ये चीज़ें। सो जी सीनियर्स बता रहा था राहुल कुमार जो पटना यूनिवर्सिटी से एआई अकाउंटिंग आता है, जी 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 बोले थे कि मैथ अगर बेटर होगा बहुत बढ़िया होगा तो मैथ में ज्यादा नंबर तुरंत ही कम समय में उठा जा सकता है। वो ब्रेन वॉश कर रहा है, इस समय मत पढ़ो, है ठीक है ना। सो इस तरीके से है, अगर तुम सिर्फ मैथ्स पढ़ोगे हो जाता ना, तो फिर मैथ्स से तो ये 70% क्यों है, 30 नंबर ले आओ, 30 नंबर का मैथ्स है, कितने ले आओगे तुम 30 में? 30 ले आओगे तुम? 30 भी ले आए तो कितने मार्क्स, 30 में 30 भी ले आए, कितने रैंक बनेंगे 30 पे? 45 मार्क्स पे आई थिंक 16 रैंक था, 30 पे तुम्हारा जो रैंक होगा जैम में वो अराउंड 70s के पार होंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि 70s भी नहीं, वो ज़्यादा ही होगा,
100 के प्लाट 100 आउट होंगे, तो जनरल वाला ऐसे ही बाहर हो जाएगा। वो सब मिस गाइड कर रहा है, ठीक है ना, वो है। अब उसके उसके भी रीजन तुम्हें पता ही होगा ऐसा क्यों कह रहा है ना, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा पब्लिकली, बट तुम्हें पता होगा ऐसा क्यों बोल रहा है। सो इस तरीके से है, तो सब। हाँ, कितना रैंक पर आईआईटी मिलता है सर ओबीसी के लिए? ओबीसी का तुम 150-200 रैंक तक भी आ गया तो भी मिल जाएगा। 150-200 रैंक का मतलब तुम्हारे 35 नंबर 30 प्लस आ गए ना ओबीसी में, तो आईआईटी मिल जाएगा तुम्हें। 30 प्लस मार्क्स ले आए, जैसे आजकल पेपर आ रहे हैं जी। आईआईटी बॉम्बे अप्लाइड जो है ना, क्या मैथमेटिक्स अप्लाइड क्या है? एएसआई, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। हाँ, वो हाँ, जो है उसमें जाने के लिए एससी के बच्चे को कितना करना पड़ेगा? शेड्यूल कास्ट एससी, हाँ, तो उसका तो मुझे लगता है तुम पिछला सीट मैट्रिक्स देख सकते हो वेबसाइट पे, तो वो हर साल बदलते हैं। इस बार शायद 700-800 रैंक तक का एडमिशन हुआ था। वो वेबसाइट पे ना आप जाओगे जैम की, तो हर साल वो अपडेट करते हैं कि पिछले साल किस रैंक पे ओपन हुआ, किस रैंक तक क्लोज हुआ। 4 एडमिशन लिस्ट आते हैं ना, तो चारों का लिखा रहता है कि इस लिस्ट में। तो एससी एसटी में क्या है, तो कुछ भी नहीं यार, क्वालिफाई कर जाओ, 15-20 नंबर आ गए तो भी एडमिशन हो जाएगा। 600-700 रैंक तक है तो भी एडमिशन हो जाएगा एससी एसटी का। एससी का तो, और एसटी का तो बच्चे ही नहीं मिलते, बहुत कम लोग हैं, कैंडिडेट बहुत पढ़ते नहीं ज़्यादा लोग शायद, इसीलिए तो उसमें है। लेकिन आपको ये कैटेगरी सोच के नहीं पढ़ाई करनी है ना, आप हो ना हो अलग बात है, आपको अच्छे नॉलेज के लिए पढ़ना है। वरना कि आप सफ़र करोगे वहाँ जाके, एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन आपका वहाँ जो कंपटीशन है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है, वो भी आपके क्लास में ही बैठेगा, सेम ही एग्जाम वहाँ देगा वो, तो वहाँ फिर आप सफ़र करोगे। इस दौरान नहीं सीखे, अभी जो तैयारी चल रही है, अगर आपने नहीं सीखा और आप वहाँ एडमिशन तो हो जाएगा कैटेगरी के दम पे, लेकिन वहाँ जाकर फिर आप सफ़र करोगे, क्योंकि वही सेम क्लास में बैठा है वो लड़का जो सीख के आया है। आप इस वजह से नहीं पढ़े कि आप कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा, तो वहाँ सफ़र करोगे, कम मार्क्स आएंगे, डिप्रेस्ड होंगे। और एक सर्वे है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब हालांकि मेरा इंटेंशन जो हर्ट करने का नहीं है, लेकिन एक सर्वे हुआ था रिसेंटली, इसमें ये डिसाइड किया जितने बच्चे आईआईटी से ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो कैटेगरी के हैं। ये सच्चाई है, जो हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, आप देख सकते हो मेरे क्लास में भी, क्योंकि उसका रीज़न भी है, क्योंकि आप कोई बच्चा टॉप 10 रैंक का एडमिशन ले रहा है आईआईटी बॉम्बे में, और कोई बच्चा 700 रैंक पर एडमिशन ले रहा है, तो क्वालिटी बराबर तो है नहीं। लेकिन वहाँ प्रोफेसर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। एडमिशन में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सॉरी डिस्क्रिमिनेशन कह रहा है, एडमिशन में आपको उस तरह का वो दिया गया, रियायत दी गई है, लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर कोई रियायत नहीं देगा आपको। तो अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, वो ग्रेड नहीं देगा। आपके सीजीपीए 4-5 आ गए, इंस्टीट्यूट एलिमिनेट कर देगी 6 से कम आए तो वहाँ दिक्कत, वहाँ उसको आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा कैटेगरी का, तो वहाँ आपको उनके साथ ही कम्पीट करना है। तो इसलिए ये सोच के कोई बच्चा कभी पढ़ाई मत करो कैटेगरी के हो, तुम्हें कम्पीट करना लोगों के साथ। जब वहाँ जाओगे कोई कैटेगरी हेल्प नहीं करेगा, बस पहुँचने तक हेल्प करेगा। जो वहाँ पे कंपटीशन है, आईआईटी में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग आईआईटी से भी है, उनको पता है कि आईआईटी में एडमिशन पहुँच जाना ठीक है, बट वहाँ सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है ना? कि आपको हर रोज़ लगेगा आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ऐसा वहाँ पे माहौल रहता है। सो इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी किसी कैटेगरी, आप सीखने के लिए पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ो, है ना। रैंक है, सॉरी कैटेगरी अच्छी बात, मैं भी ओबीसी हूँ, है ना। मेरा भी बहुत बार ओबीसी का बेनिफिट मिला है मुझे, चाहे दिल्ली में एडमिशन लिया हूँ, चाहे बॉम्बे में लिया हूँ, चाहे खड़गपुर में हूँ। तो कैटेगरी हेल्प करती है, लेकिन आपको कैटेगरी के भरोसे नहीं बैठना है कि हम मेहनत पूरा करेंगे जितना कर सकते हैं ना, हम कम्पीट उन सबसे भी करेंगे जो जनरल के हैं, किसी भी कैटेगरी, क्या ही फर्क पड़ता है वो चीज़ें, लेकिन आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए। तो एडमिशन के साथ ही हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है या बाद में? कहाँ पे? बॉम्बे में या कानपुर में? आईआईटी में जाओगे तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस दिन जाओगे उसी दिन हॉस्टल मिल जाएगा। चाहे एडमिशन हुआ और एडमिशन 4 दिन बाद भी होगा ना, तो भी उस दिन से तुम्हें हॉस्टल मिल जाएंगे, जिस दिन तुम कैंपस में पहुंचोगे। जी सर उधर जाके क्या लोन मिल सकता है? जी, वो भी मिलते हैं वहाँ पे, लोन आपको मिलेंगे। पूरे 2 साल में जो भी खर्च करोगे तुम एकेडमिक्स पे, वो सारा खर्चा वो देगा। हॉस्टल्स के, एकेडमिक्स के, तुम्हारे किताबों के, ये सारे खर्चा तुम्हें इंस्टीट्यूट पे करेगा। अगर तुम जाके, मतलब लोन पकड़ पकड़ के देते हैं आईआईटीज़ में, ऐसा है, बुला बुला के देते हैं। तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, बस एक बार बैंक में जाना है, या उसका प्रोसेस रहता है, ये बहुत ईजी प्रोसेस रहता है, तो बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पे। तुम्हें हॉस्टल्स, रहना, खाना पीना, किसी का पैसा नहीं देना है, वो सब वो पे करेंगे अगर लोन लोगे तो, ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे स्कॉलरशिप भी होते हैं, तो वो भी कुछ लोग 5,000-6,000 के मंथली भी मिलते हैं उस तरह के। एमसीएम से मुझे मिलता था, एमसीएम था, एमसीएम में बॉम्बे में 4,000 पर मंथ मिलता है, मेरिट कम में से स्कॉलरशिप जो है, तो उसके थ्रू मिलता है, ज़्यादा बहुत सारे बच्चों को मिलता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इसको, जो कैटेगरी के बच्चों उनको बहुत फ़ायदा है, उनके लिए शायद मेस भी फ्री है, मतलब फ्री है, मतलब लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेस के लिए, मेस उनके लिए फ्री है, मतलब फ्री में खाएंगे जो SC ST वाले बच्चे हैं उनका है। दिल्ली में भी ऐसे ही था, मेरे जो दोस्त 2 लोग थे SC ST के, उनको मेस का फ्री चार्ज है, नो चार्ज है। और बॉम्बे में मेस का कोई चार्ज नहीं है इसके लिए।
तो गवर्नमेंट चाहती है लोग पढ़े, क्योंकि इस कैटेगरी लोग कम पढ़ते हैं ना, गवर्नमेंट ये चाहती है या कि वो आगे बढ़े लोग, तो इसीलिए ऐसा है। ठीक है, चलिए। हाँ, लेकिन मेहनत कीजिए नॉलेज के लिए, compete करने के लिए, ठीक है। बाकी एडवांटेज जो है वो लेना चाहिए, कोई गलत नहीं है। हाँ, ठीक है ना। चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है चैप्टर, जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, चूंकि मैंने बताया था कि अभी जो कंटेंट मैं फॉलो कर रहा हूँ वो इस बुक से फॉलो कर रहा हूँ, जो बार्टल एंड सेवर्ट की बुक है, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस, उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो आप एज ए असाइनमेंट उसके एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि ये बुक एकेडमिक्स के लिए, एंट्रेंस के लिए नहीं लिखी गई है, तो आपको बस सॉल्व करना है, समझने के लिए अप्रोच। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास है, ड्राइव में अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ में करते चलना है ना। तो एक बार ये टॉपिक फिनिश होता है तो हम लोगों ने ठीक है ना। सो हमने ये सब कर लिया, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देयर कन्वर्जेंस, लिमिट्स, कॉची सीक्वेंस एंड देयर कन्वर्जेंस, यहाँ तक हो गया। अच्छा, मोनोटोनिक सीक्वेंस, देयर लिमिट्स, ये भी हो चुका है। अब है लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस, ये भी हो गया है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है सर, एक बात को आप हेल्प कर सकते हैं सर? जी जी बताइए। हाँ सर, मेरा थ्योरी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना, मतलब प्रॉब्लम के जोन में मेरा अटक जाता है। मतलब कुछ, मतलब उधर मैं सोच नहीं पाता कि जब आप कराते हैं हो जाता है, लेकिन उस ट्रैक में मैं नहीं जा पाता। थ्योरी में कुछ घबराहट नहीं होता, सब थ्योरी मुझे समझ में आ जाता है इजीली, लेकिन क्यों पता नहीं प्रॉब्लम करने में क्यों एक अटक सी जाती है। मतलब ये शायद मैंने 2 साल तो ठीक से मेहनत भी नहीं किया, मतलब बीएससी के बाद 2 साल मैंने कुछ ठीक से मैथ किया भी नहीं, तो इसलिए मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए? इसके लिए हाँ बताइए। सर यही सेम प्रॉब्लम मेरा भी है सर, पढ़ तो रहे हैं लेकिन हाँ बड़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, बाद में फिर कॉन्सेप्ट जो है मतलब आता है ऐसा होता है, लेकिन फिर उससे क्वेश्चन सोच ही नहीं पाते कि यहाँ पे क्या होता है। हाँ, ये एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की समस्या है, ज़्यादातर लोगों की समस्या है, क्योंकि उनका थ्योरी क्लियर है, हाँ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि थ्योरीज की एक लिमिटेशन है। थ्योरीज में क्या है, कुछ फिक्स चीज़ें हैं, प्रॉब्लम की लिमिटेशन नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे और अनसॉल्व करने होंगे। पहले खुद से अप्रोच करना होगा, आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसका सॉल्यूशन है कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, और जो प्रॉब्लम सबको आती है और आना ही है, लेकिन इसी प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, तो कैसे ओवरकम करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको उसके लिए। तो उसका आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा, या एक उस तरह से चीज़ें क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आने लगेगा, ओके इस क्वेश्चन में ये अप्रोच है ना। जैसे मैं भी क्वेश्चन ज़्यादातर करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, मुझे लगता है नहीं होगा, लेकिन फिर सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो आप क्वेश्चन में देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर उस पर थोड़े से आगे बढ़ो, है ना, फिर वो अप्रोच आगे बढ़ते बढ़ते आंसर तक पहुँच जाते हैं। इससे कई बार होता है। तो आपको यह है कि पहले पेशेंस रख के स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन यस, बहुत सारे क्वेश्चन करो। आंसर ये है यू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाओ। यस बताओ। बनाया हुआ क्वेश्चन को फिर से रिपीट करने से कुछ अचीवमेंट मिलेगा? यस, उसको तुम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है तुमने कर ली, उसको टिक कर दो। आसान क्वेश्चन से फायदा नहीं होगा, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है उससे फायदा नहीं है। जैसे तुम क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो, तुमने लगा कि ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट है, स्टार लगा दो उस पर। फिर अगली बार रिवाइज कर रहे हो तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो जिस पर स्टार लगा रखे हैं, मतलब वो थोड़े ठीक क्वेश्चन थे, जिसमें थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ा, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे उस तरह से। मैं ये करता हूँ कि जो क्वेश्चन बनाया हूँ जो डिफिकल्ट है उसी को बार बार रिपीट करता हूँ। हाँ, तो उससे क्या है, तुम्हारे कई बार कॉन्सेप्ट रहते हैं, हम तुमको भूल जाते हैं ना कुछ टाइम बाद। तो तुम डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैं सीक्वेंस का कर रहा था, मैं जैम का हर साल PYQ कराता हूँ, है ना, लेकिन उसमें थोड़ा मुझे सोचना पड़ा, एंड में हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो फिर आप थोड़ा सा टाइम देते तो हो जाएगा, थोड़ा टाइम देंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको फिर सोचना पड़ेगा। तो वो जो सोचने का टाइम घटाना है, तो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मेनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके दिमाग में वो आइडिया ऑलरेडी है
कि हाउ टू अप्रोच। सो ये चीज़ें हैं, मतलब रट्टा नहीं मार सकते क्वेश्चन को, लेकिन उसके अप्रोच को समझना पड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ तक पहुँचना। हर क्वेश्चन क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और कुछ आपको फाइंड करना है, तो आपको वही लिंक क्रिएट करना है ना कि वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचे, रास्ता बनाना है ना आपको कि वहाँ से वहाँ तक का। हाँ, वो ट्रैक आपको ढूंढना है कैसे वहाँ तक पहुँचे। और अगर आप नहीं पहुँच पा रहे मतलब कुछ तो मिसिंग है, तो आपको डेफिनेशन, हाँ सो कुछ तो बीच में मिसिंग है इसका मतलब। अब वो क्या मिसिंग है, तो वो आपको प्रैक्टिस की कमी है, इसलिए आप बीच में अटक जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की या तो कमी है ना, या कई बार डर जाता है क्वेश्चन देख के बच्चा शुरू में ही। नहीं, आदत बन चुका है कि सॉल्वेबल क्वेश्चन जो होता है ना, एग्जांपल देके जो उस टाइप का वो टाइप देख के मैं कर पाता हूँ, मतलब उससे शायद कभी किया नहीं ठीक से, मतलब उस टाइप का मिला मैं वो करता गया, फिर उसके टाइप का, मतलब मुझे वो क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक बार देखना होगा कि हाँ ऐसा टाइप का मैंने किया, नहीं कुछ अलग इसका वो नहीं। तो ये तरीका गलत है ना, तुमने सॉल्यूशन पहले देख लिया किसी क्वेश्चन का तो उस टाइप पे कर ही लोगे, लेकिन तुम्हें एक नया क्वेश्चन अप्रोच लेना है ना कि मुझे कैसे करेंगे, सोचना। मान लो उस दिन तथागत ने पूछा था ISI अभी 2023 में जो क्वेश्चन हुआ था पीक वाला, तो मैं तो कभी देखा नहीं था क्योंकि उसी दिन एग्जाम हुए थे, जब वो क्वेश्चन पूछा तो उसी दिन एग्जाम ही हुआ था, तो जब वो क्वेश्चन भेजा तो मैंने उससे पहले क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं थे, सॉल्व भी नहीं किए थे, लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा तो हमने ट्राई किया है ना, तो ट्राई करके फिर एक आंसर निकाला। अब मैं ये सोचता इस टाइप का क्वेश्चन कभी मैं देखा ही नहीं, कैसे करूंगा। तो होता क्या, आपको जो गिवन है उसको समझना है, फिर जहां तक पहुंचने एक रास्ते क्रिएट करने, कैसे क्रिएट करेंगे, ट्राई करके। और इसके लिए क्या है, कई बार बच्चा आप सॉल्यूशन देख कर तो आपने दिमाग को आप ऐसे ट्रेन कर लिया कि सॉल्यूशन चाहिए पहले आपको, फिर उस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो ऐसा नहीं करना है, आप अगर सॉल्व क्वेश्चन भी कर रहे हैं कहीं पे तो डोंट लुक एट सॉल्यूशन, पहले खुद सॉल्व करो और तब आप सॉल्यूशन देखो। और मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं सॉल्व खुद किया फिर सॉल्यूशन देखा सेम आंसर है तो बहुत खुशी होती है, अरे वाह मैंने सॉल्व कर लिया, ऐसा लगता है ना, कई बार ऐसा होता है, फिर वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है कि ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन देख के मत करो कभी भी। कई लोग क्या है PYQ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो सॉल्यूशन बुक है क्या सर, तो उससे क्या सीखोगे तुम। मेरा ये एक्सपीरियंस 12 तक था, फिर BSc में जाके नोट पढ़ के मतलब वो आदत एक थोड़ा सा बना लिया कि देखे हुए क्वेश्चन वही तो आएंगे एग्जाम में एकेडमिक्स में, वही हाँ करने वही आ गया, लेकिन एंट्रेंस में ऐसा नहीं होगा, मतलब उससे आगे कुछ बड़ा नहीं कुछ। तो अपने माइंड को अब उस तरह ट्रेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये चीजें हैं कि आप अनसॉल्व क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करो एंड डोंट स्टॉप, यू थिंक, टाइम दो क्वेश्चन को, नहीं हो रहा फिर भी तुम सोचो कि लाइक यू थिंक ओवर द क्वेश्चन कि ऐसा क्या इस क्वेश्चन में है जो नहीं मुझे आ रहा, मतलब लाइक कुछ ये गिवन है और कुछ फाइंड करना है, तो बीच में ऐसे क्या चीजें हैं जो आप लिंक नहीं कर पा रहे हो, तो वही तो आपको सोचना है। तो कुछ ना कुछ मिसिंग तो है, अगर भाई सिंपली सॉल्व कर लेगा कोई क्वेश्चन, आप जैसे मुझे जैम का कोई भी क्वेश्चन दो, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं जनरली कर दूंगा, 90% क्वेश्चन हो जाए, कुछ क्वेश्चन होंगे जो होते हैं है ना, क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रट्टा मारा नहीं मैंने रट्टा सोल्यूशन का, ये सोचना पड़ेगा तब भी इस तरह से है। सो बस ये है कि लेकिन सोच के फिर सॉल्व हो जाएगा। तो उस बीच में लिंक क्रिएट करने में कई बार बीच में ऐसे क्रूशियल स्टेप है जो आपके दिमाग में आइडिया नहीं आता उस टाइम, लेकिन थोड़ा सोचोगे तो फिर आ जाएगा, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरीके से फिर आपको लगा कर देखना पड़ेगा कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। सो ये फिर वो करके आएगा, सॉल्यूशन आपने देख लिया तो आपको एग्जैक्टली रास्ता दिख गया, अच्छा यही होगा, तो नया को सीख पाए नहीं आप। सो जब आप खुद से ट्राई करते हो तो आप ऑलवेज ट्राई करते हो जितने भी तरीके हो सकते हैं, फिर उसमें आपको लगता है ये तरीका काम नहीं कर रहा, ये करेगा, ये नहीं कर रहा, ये करेगा, तो उससे फिर आपके दिमाग में एक आइडिया बिल्ड हो जाता है, ये काम बेटर है, ये आइडिया बेटर है, तो उस तरीके से। और सिंपल हर क्वेश्चन में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको उस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करने हैं एंड जहां तक जाना है वहां पे पहुंचना है, ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइम दो कुछ टॉपिक को, क्वेश्चन पढ़ो, सोचो उस पर क्या गिवन है और उससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, एंड देन हम कैसे पहुंचेंगे उस क्वेश्चन तक, है ना, उसके मतलब क्वेश्चन से आंसर तक जो पूछा गया है, इस तरीके से। सो इस तरह से ना थोड़े घुमा देते हैं स्टेप्स को, तो वही समझना है आपको। डेफिनेशन थ्योरम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो एग्जाम में उसी को घुमा फिरा के पूछते हैं वो लोग, ये चीजें हैं। तो थ्योरी क्लियर है, मतलब आपने डेफिनेशन थ्योरम्स क्लियर है आपको, लेकिन एग्जाम में वही चीजें घुमा के आ रही, फिर आप नहीं कर पा रहे, मतलब आपने बहुत ज्यादा सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया है क्वेश्चंस का, तो इसीलिए टेस्ट की जरूरत पड़ती है, मॉक टेस्ट की, अनसॉल्व्ड पेपर्स की, असाइनमेंट्स की, ताकि आपका दिमाग ट्रेन हो सके एंट्रेंस के लिए। हाँ है ना, क्या बोले असाइनमेंट अपन
असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज कब से चालू हो? असाइनमेंट तो बहुत सारे क्वेश्चन ड्राइव में अपलोडेड है, आप सॉल्व कर सकते हो, उसके डाउट भी हम कभी भी आप पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज अभी एंड में स्टार्ट करेंगे, अभी सीयूईटी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो एक टेस्ट मैंने अभी लिया भी था प्रोबेबिलिटी का, अभी वो टेस्ट री ओपन इस संडे को मैं दोबारा टेस्ट लूंगा, बहुत कम लोगों ने दिया था, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट हर संडे होगा, तो अभी टॉपिक वाइज हर संडे चलता रहेगा टेस्ट, ठीक है ना। तो उसमें आप देख सकते हो कि आपकी क्या परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, और जो फुल लेंथ होंगे वो एंड में होंगे जब कोर्स हो जाएगा। तो ये असाइनमेंट ड्राइव का लिंक है व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ, उसमें हर टॉपिक पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी के भी 6 असाइनमेंट है, सीक्वेंस सीरीज के 8 असाइनमेंट है, आप देखो जाकर सॉल्व कर सकते हो। हालांकि वो बुक्स के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप ट्राई करो सीखने के लिए, है ना। अदरवाइज पीवाईक्यूज तो भाई हमारे पास पूरा जैम का गेट का पीवाईक्यूज है, आप उससे ट्राई करो, वो भी है उसमें हालांकि। तो इस तरीके से, और आपको खुद से सोचना है, सॉल्यूशन पहले नहीं देखना है, सोचना है, ट्राई करना, नहीं तो हमारे साथ डिस्कस करो, आप पूछो क्वेश्चन इस तरीके से। मैं तो कराता ही हूँ क्लास में, जैसे कल भी हमने रैंडम वेरिएबल किया, तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे हमने ट्राई किए, तो मैं साथ में तो करा ही रहा हूँ, तो आप ये भी देख रहे हो कैसे मैं सोच रहा हूँ, आप देखो, है ना, कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ। कल गेट 2023 का ही 2 क्वेश्चन किए हमने, जो सिग्मा फील्ड वाला था, तो इस तरीके से। सो आपको ये देखना कि अप्रोच क्या है मेरा, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। और गेट 2023 का सॉल्यूशन किसी ने मार्केट में अपलोड नहीं किया, गेट तो ऐसे पढ़ाने वाले गिने चुने लोग, एक मैं हूँ, 1-2 लोग मुश्किल से होंगे मार्केट में जो पढ़ा रहे होंगे गेट स्टैट्स का, रेयरली होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं है जो मैंने कल किया, तो हमने खुद से ही अप्रोच लिया ना, कि स्टार्ट किया, ओके ये दिया है, डेफिनेशन लगा के देखते हैं क्या आ रहा है। तो यही चीज़ है कि ट्राई करके देखते हैं, ये अप्रोच होता है मेनली, कि ट्राई करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप ट्राई करोगे तो ज़्यादातर केस में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये चीज़ है, तो ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो। सो फर्स्ट यू ट्राई एनी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, यू फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ओके, सो हमने अभी पढ़े थे सीक्वेंस, ठीक है। सो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था सीक्वेंस, तो बताइए क्या था डेफिनेशन सीक्वेंस का। यस, सो सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो हमने एक डिफाइन किया था कि लाइक जस्ट अ फंक्शन कोई भी है। सो मैं डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि हम सीक्वेंस को an से डिनोट करते हैं। सो 1 का इमेज a1 a2 इस तरह से था, मान लो इस तरह से है। अब आप क्या करते हो एक्चुअली सीरीज में, क्या होता है, सो व्हाट डू यू डू इन सीरीज। सो किसी सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज कैसे लिखते हो आप, बताओ, हाउ डू यू राइट। एक तो मेरे क्लास ज्वाइन करने का फायदा ये है कि जो, हाँ, एक तो मैं बता रहा हूँ कि सो जनरली क्या होता है कि स्टैट्स क्लास में बच्चे होते हैं ना, स्टैट्स ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं मैथ्स में, तो क्योंकि अब इसे पूछ रहा हूँ तो आप खुद से भी ये चीज पूछ सकते हो ना, आपको फिर इससे रिवीजन हो रहा है, आता तो है बहुत सारे लोग ऑलरेडी, लेकिन इससे सीखोगे। सीक्वेंस क्या है, सो सीरीज जैसे लिखने का जो तरीका है, या सिंपली इसका सम ले लो, है ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज है। इसका एक्सप्रेशन सिंपली ऐसा लिख लो, an फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो ये एक्सप्रेशन को सीरीज बोल रहे हैं हम। अब अगर आप बुक के टर्म में डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो हाउ डू दे डिफाइन, अब ये कह रहा है कि जो सीरीज है, तो मैं लिख दिया। अब ये जो बता रहे जो सीरीज है ना, वो भी एक टाइप का सीक्वेंस ही आप समझ सकते हो ना इसको। अब देखो मैं अगर ऐसा डिफाइन करता हूं, समझिए, तो मेरे पास सीक्वेंस है, अगर मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं S1, सो S1 इज जस्ट A1, S2 का मतलब, तो S1 आप समझ पा रहे होंगे सम ऑफ 1 टर्म, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, यही ना, A1 प्लस A2, S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म, A1 प्लस A2 प्लस A3, मान लो Sn है, सो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An। अब देखो ये जो Sn है, सो आप क्या बोल सकते हो, मैं अगर बात करूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन राइट दिस। सो यही हो गया ना, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं,
समेशन ए एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, ए के, है ना, आप अगर ऐसे लिखना चाहो तो यहाँ ए के लिख सकते हो, के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, बात बराबर ही है ना। सो इस तरीके से अब देखो ये जो एस एन है, अगर मैं इसको एज अ सीक्वेंस लेके चलूं, अब मान लो मैं एस एन को एज अ सीक्वेंस लेके चलूं, ठीक है ना। सो S1 S2 S3, मान लो एस एन आगे डॉट डॉट डॉट, है ना, इस तरीके से होगा, या ये एक सीक्वेंस बना दिया हमने इस तरह से। सो पहली बात ये है कि जो एस एन सीक्वेंस है, तो ये मैं एस एन की लिमिट फाइंड कर रहा हूं। सो अब एक वर्ड आता ना कि सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, तो ये तो सीरीज आप जानते हो, इस एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। सो इस सीरीज का सम फाइनाइट कब होगा इन टर्म्स ऑफ, सीक्वेंस 0 पे जाएगा। 0 पे क्यों जाएगा एस एन? नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं 0 नहीं पूछ रहा आपसे, इसकी वैल्यू फाइनाइट आने का मतलब क्या है, मतलब सीरीज कन्वर्जेंस करने का मतलब है कि उसका सम फाइनाइट है, यही ना। तो अगर एस एन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर एस एन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वही बात है ना, जो सीरीज का सम आएगा, बात बराबर है ना। तो यहाँ एक्चुअली क्या किया गया है, अगर आप इस बुक के, अगर मैं नोटेशन यूज करूं, तो ये कह रहा है कि जो आप ये सीरीज देख रहे हो सीक्वेंस A1 टू AN का, उसके करस्पॉन्डिंग एक नया सीक्वेंस आपको मिलता है S1 S2 SN, और इसको, इसका नाम देता है ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। पार्शियल सम इन द सेंस कुछ टर्म का सम लिया है, इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, हाँ, या पार्शियल सम ऑफ सीरीज, या कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा पार्शियल सम ऑफ सीरीज। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो Sn आपके पास ये nth टर्म है, दिस Sn विल डिसाइड वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट। क्योंकि देखिए मैं बोल रहा हूं, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सम है एक्चुअली इनफिनाइट तक चली जाएगी ना। सो दिस सम विल बी फाइनाइट, यस और नो, मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, सो इफ लिमिट Sn, ये जो है n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस एग्जिस्ट। सो एग्जिस्टेंस का मतलब हम लोग जानते ही हैं कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब कोई फाइनाइट नंबर आएगा, अगर इंफिनिटी आती है तो डज नॉट एग्जिस्ट, सो एग्जिस्ट नहीं मानते हम लोग। सो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये है कि हम लोग बोलेंगे ये जो सीरीज है, AK लिख लो या AN लिख लो, आपकी मर्जी है ना, AN n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस कन्वर्जेस। सो मैं बात कर रहा हूं सीरीज कन्वर्जन करने का क्या मतलब है, और कन्वर्स का मतलब ये है कि इसकी सम फाइनाइट होगी, है ना, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ दिस AN n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज फाइनाइट, यही ना, मतलब यही हुआ कि इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। तो कन्वर्जेंट का मतलब है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, और अगर Sn की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगी, क्या कहोगे आप? हाँ, ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो जब यहाँ समेशन लगा हुआ है तो ये सीरीज ऑफ सीक्वेंस AN है ना, ये सीरीज करस्पॉन्डिंग टू सीक्वेंस AN है, और S1 S2 SN इटसेल्फ अ सीक्वेंस। तो इसका मतलब यही हुआ कि लाइक इफ लिमिट ऑफ Sn, है ना, मान लो ये इंफिनिटी है, कहने का मतलब ये है। सो यहाँ पे डिपेंड करता है अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। सो एनीवे लिमिट ऑफ Sn विल डिसाइड वेदर सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज, है ना, कि Sn की जो लिमिट है वो डिसाइड करेगी कि ये जो मेरा सीरीज है, सो दैट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। इसमें किसी को डाउट तो नहीं, जो मैं बता रहा हूँ सिंपल। सर हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि अगर सम जो लिमिट ऑफ Sn है वो कन्वर्ज कर रही है, सॉरी लिमिट ऑफ Sn अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो जो AN वाली जो सीक्वेंसेस हैं वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे। डिक्रीज कर रहे हैं। उस तरह की चीजें आएंगी जो आप कहना चाह रहे हैं, वो अभी आएगा एक्चुअली, यस। सो दैट विल थिंक दैट AN इज डिक्रीजिंग, आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं आप। सो वो डिपेंड्स एक्चुअली वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग भी हो सकता है समटाइम, so it may be alternating, so it may not decrease always, but yeah, at the end it will go to 0, this is for sure. At the end AN की जो पर्टिकुलर लिमिट है, I'm talking about sequence AN, उस AN की लिमिट 0 होगी, वो हम आगे बात करेंगे।
सो आप जो सोच रहे हैं आप सही सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग राइट डायरेक्शन, वो एक थ्योरम है जो आप सोच रहे हैं। यस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सम फाइनाइट होने का मतलब यही है ना, अदरवाइज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, जो आप सोच रहे हैं वही चीज है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे सोच रहा था मैं। यस यस यस। सो देखिए यहां मैं एसएन जो एक सीक्वेंस बनाया था, तो इस एसएन के करस्पॉन्डिंग ये सीरीज है ना, यू कैन राइट दिस एज, अगर ये जो एसएन मैंने लिखा हुआ दिस एसएन इज नथिंग बट, अच्छा व्हाट कैन यू से अबाउट सीक्वेंस एसएन, इस सीक्वेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या ये मोनोटोनिक होगा? सो इट डिपेंड्स कि टर्म्स कैसे हैं, है ना। ठीक है ना। सो ये लिमिट कहने मतलब ये है कि अगर लिमिट एसएन की एग्जिस्ट करते, हमने ये डिसाइड किया कि एसएन जो है, तो मेरा पास, मैं एक बार समराइज कर देता हूं, समराइज ये है कि ओरिजिनली आई हैव सीक्वेंस एन, a1 a2 an एंड डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, कुछ भी हो सकता है an n+1 डॉट डॉट डॉट, है ना। सो कुछ भी आगे तक, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। सो आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ सीरीज करस्पॉन्डिंग टू दिस सीक्वेंस, ठीक है ना। सो वो सीरीज का जो एक्सप्रेशन है, सो इनफाइनाइट सीरीज करस्पॉन्डिंग टू, इनफाइनाइट सीरीज करस्पॉन्डिंग टू सीक्वेंस an। सो जो सीरीज में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं उसका कन्वर्जेंस समहाउ विल डिपेंड ऑन an आल्सो, बाद में हम देखेंगे ना, टेस्ट जो है कहीं कहीं an पे अप्लाई करना पड़ता है। सो इन इनफाइनाइट सीरीज करस्पॉन्डिंग सो इनफाइनाइट सीरीज है ना, क्या लिख दिया मैंने, इनफाइनाइट सीरीज, एक तो राइटिंग इतनी अच्छी है ना, करस्पॉन्डिंग टू सीक्वेंस an इज, सो यू राइट लाइक दिस, है ना, an n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो ये आपका सीरीज है करस्पॉन्डिंग टू सीक्वेंस। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसके कन्वर्जेंस की मैं बात कर रहा हूं, हमने सीरीज को डिफाइन किया सिंपली कि जस्ट सीरीज दिस मींस an n from 1 to infinity means, and this is a sequence of real numbers, so you can say this is a sequence of real numbers। so अभी मैंने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि पॉजिटिव रियल है, नेगेटिव रियल है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, एनी रियल नंबर्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। अब उसके करस्पॉन्डिंग ये सीरीज आ गई a1 a2 a3, अब डॉट 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 चल रहा है। तो एक तो रिजल्ट ये होता है कि आप ये बोलो कि सीरीज कन्वर्जेंट है अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, तो मीनिंग तो हालांकि वही होती है ना, लेकिन इसको मैं कन्वर्जेंस को डिफाइन कर रहा हूं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के रिस्पेक्ट में। सो हमने एक न्यू सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया अभी, S1 वाला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, A1 हो गया इस तरीके से, तो मेरे पास एक सीक्वेंस है, A1 हो गया जैसे इस तरह से, S2 मैंने डिफाइन किया A1 प्लस A2। सो हमने फाइनली ये कंक्लूड किया अभी A1 से लेके A2 अप टू AN, ठीक है ना। सो ये मैंने अभी लिखा था, मैं रिपीट कर रहा हूं जस्ट। सो दिस, ये जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट हुआ S1 S2 Sn, मतलब ये चलता रहेगा, खत्म तो होगा नहीं इनफिनिट तक। तो ये जो एस है ना, इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम या पार्शियल सम ऑफ, है ना, सीरीज। सो मैं ये बोल रहा हूं कि लिमिट ऑफ, अगर लिमिट ऑफ Sn एग्जिस्ट, देन वी से limit of Sn exist, then we say if and only if this series an n from 1 to infinity is convergent and limit of Sn n tends to infinity, ठीक है ना, this doesn't exist, मान लो exist नहीं करती है, तो इसका क्या मतलब होगा, this series is divergent। तो ये मीनिंग बता रहा हूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज, ठीक है। सो इस सीक्वेंस की जो लिमिट है Sn की, ये जो Sn मैंने लिख रखा है A1 टू An, सो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अच्छा, इस चीज को मैं एक एग्जांपल से आपको वेरीफाई करवाता हूं, चलिए एक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो एग्जांपल है, जैसे मैं एक सीक्वेंस एक लेता हूं, सीक्वेंस मेरा An है कुछ इस तरह से 1/r⁴n, ठीक है। सो आप मुझे बताइए ये जो सीरीज है, सो व्हाट आई एम सेइंग, सो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, जो S1 है वो जस्ट A1 है, तो A1 क्या हो जाएगा आपके पास, क्या पे 1, क्योंकि n, अच्छा वो r यहां से n कहां से स्टार्ट कर रहे हैं,
सो एन में जीरो से ना समटाइम्स यू विल सी दे स्टार्ट एन विथ जीरो, है ना, कई बार। तो मैं अभी 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो या अगर इस तरह से n-1 है तो वैसे लिख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन राइट इट इस तरह से आप 1/r की पावर n-1, ऐसे भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बस एक Sn बना रहा हूँ। Sn क्या होता है, a1 प्लस a2 अप टू an। तो इसकी जो वैल्यू लिखेंगे आप, तो अभी मैं ये कर दिया 1/r की पावर n-1 ले लिया मैंने, ठीक है। सो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू अब क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या होगी 1/r, 1/r स्क्वायर एंड सो ऑन। an है आपका 1/r की पावर n-1। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। सो आप पूछेंगे r क्या है, तो मैंने r पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा। अब आपको बताना है, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि r इज एनी रियल नंबर। आई एम सेइंग r इज एनी रियल नंबर। हालांकि जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है, तो जीरो को हटा दो, r-0, चलो यू रिस्ट्रिक्टेड, है ना, जीरो रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो नॉन जीरो रियल नंबर ले लिया मैंने। अब बताइए क्या होगा, या इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो आप सिंपली 1 मिनट, इससे प्रॉब्लम है तो ऐसा ले लो, दिस यू टेक, है ना। सो अगर इसमें अच्छा है कि यू टेक दिस से, है ना, इसमें थोड़ा वो दिक्कत हो रहा है ना, सो इससे आसानी से आप डिसाइड कर पाओगे। अब ठीक है ना, सो अब आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे। यहाँ मुझे ये भी नहीं यस, तो यहाँ मुझे अब वो भी डिसाइड नहीं, वो भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अब मैं कोई रियल नंबर लिख सकता हूँ। सो अब बताइए आप लोग, यस 1 plus r into r to the power n-1 by r। अच्छा, आप इसका सम निकाल रहे हैं, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये आप कहना चाह रहे हैं, राइट? ओके, अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाइए, क्या होगा 1 by r minus 1 by 1 minus r, चाहे r कुछ भी ले लो, 1 पे जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा ये क्वांटिटी कहाँ कन्वर्ज करेगी, r की पावर n है। तो जब मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा रहा हूँ, जो आप कह रहे हो n टेंड्स टू मैं इंफिनिटी लगा रहा हूँ, तो ये 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस टर्म नाउ। सो बताइए क्या होगा, सो r अगर -1 और 1 के बीच है मान लो, सो r इज अ नंबर स्ट्रिक्टली मोर देन -1 लेस देन 1, या इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो दैट इज मॉड r इज लेस देन 1। ये आपने फ्रीक्वेंटली पढ़े भी होंगे बुक में। सो मॉड r इज लेस देन 1, सो व्हेन आई एम सेइंग मॉड r इज लेस देन 1, है ना, सो मॉड r इज लेस देन 1। तो उस केस में क्या होगा आप बताओ, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, जो बता रहे थे आप लोग। तो ये सिंपली ये क्वांटिटी जीरो पे चली जाएगी। सो यू नो अबाउट दिस थिंग ना। सो हम जानते हैं कि लिमिट r की पावर n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो दिस क्वांटिटी इज जीरो व्हेन मॉड r इज मोर देन इक्वल टू 1। अच्छा 1 पे तो 1 ही रह जाएगा ना। सो एनीवे हाँ, इसका तो तुम चलो मोर देन 1 है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, जीरो होगी जब लेस देन 1 होगा ना। सो मॉड r लेस देन 1 एंड r अगर तुमने 1 रख दिए तो 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका कितना प्लस इन्फिनिटी व्हेन r इज मोर देन 1, मॉड r इज मोर देन 1। अच्छा फिर से प्लस उस पर डिपेंड करेगा, नेगेटिव आएगा माइनस आएगा ना, n फिर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो वो डिपेंड करेगा r पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। सो इफ r इज पॉजिटिव नंबर तो पावर n कहाँ पे जाएगी, मतलब r मोर देन 1 है तो क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, और r लेस देन 1 है तो सो अगेन इवन ऑड पे डिपेंड। एनीवे मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि दिस इज डाइवर्जेंट, डज नॉट एग्जिस्ट कब, जब r की वैल्यू मॉड r मोर देन 1 है। इट इज ओके
और चेक कर लीजिए, ठीक है क्या ये? क्योंकि अगर लेस देन हाँ, तो यहाँ पे तो यहाँ से सम आ जाएगा ना, तो आर को तो 1 इसमें रख दो, अब उसमें नहीं रखना है, क्योंकि वो फॉर्मूला आर इक्वल 1 के लिए नहीं वैलिड है, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें आर को 1 रखो, क्या आंसर आएगा? कितनी बार ऐड करोगे 1 को? सर n टाइम्स ऐड करेंगे। हाँ, तो n टाइम, लेकिन n टाइम्स इंफिनिटी लगा दोगे आप, बाद में r को 1। अरे यार, एक्चुअली फिर से इलेक्ट्रिसिटी चल गई है, देखते हैं, पता नहीं कितना परेशान कर रहा है ये। थोड़ा वेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी आने तक, 2-3 मिनट देखते हैं, आ जाएगी। सर एक सिली क्वेश्चन था, शायद गलत भी मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ। हाँ, बताइए बताइए। कि हम ये कन्वर्ज और डाइवर्ज कोई सीरीज या सीक्वेंस है वो पढ़ते ही क्यों है, मतलब इसका हम क्या यूज करते हैं? यस यस, सो इसका ना बहुत सारा यूज है। जैसे आप देखते हो जब मैथमेटिकल रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को ना, आपको पता है एक कोट है कि वट एवर इज हैपनिंग इन दिस लाइफ कैन बी मॉडल बाई मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है ना? सो हर चीज को आप किसी न किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म में लिख सकते हैं, है ना? जैसे आज यहाँ से अगर रॉकेट जा रही है चांद पे, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स है जिसके थ्रू कुछ चीजें प्रेडिक्ट की गई है, एनालाइज की गई है। सो उस दौरान आपको जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ऐसे है ना सिचुएशन आते हैं जहाँ पे आपको चेक करना होता है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, मतलब चीज़ें क्या हो रही है। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं तो सिंपली कई बार बच्चे मुझे स्कूल वाले पूछ लेते हैं, सर मैथ का क्या यूज़ है रियल लाइफ में? तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पढ़े होते मैथमेटिक्स, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो इतने सारे जो मिसाइल मैन है क्या वो बन पाते, इतना इन्वेंशन हो पाता क्या? सो बहुत सारे रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जिसको मॉडल किया जाता है मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म्स में, फाइन।
जब उसका आप कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं तो उस सॉल्यूशन के दौरान इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और रिसर्च जब आप करते हैं तो वहाँ ज़रूरत नहीं कि आपके फील्ड की चीज़ें आती हैं, बहुत सारे दूसरे एरिया की भी चीज़ें आती हैं जो आपको सीखना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो आप देखते होंगे कि मैथमेटिक्स सबको सिखाए जाते हैं, स्कूल्स में ऐसा होता है ना, सबको सिखाए जाते हैं, क्योंकि आप अगर बायोलॉजी के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ भी आप अगर कोई किसी डीएनए होने का अगर कुछ इस तरह का पैटर्न मिला, इक्वेशंस मिला, तो वहाँ भी जब एनालिसिस करेंगे तो आपको हो सकता है उसके सम की जरूरत पड़े, कि सम फाइनाइट है, इनफाइनाइट है ना। तो उस तरह की सिचुएशंस में जरूर आती है। जब आप रिसर्च करते हो आपको समझ आएगा कि हर चीज़ को कहीं ना कहीं मॉडल किया गया है, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को मैथमेटिकली, है ना। सो इस तरीके से है। जैसे आपने देखा न्यूटन जब ग्रेविटेशन दिया तो आपको याद है ना, हाफ बराबर क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, इस तरह को सारे इक्वेशंस। सर v इज इक्वल टू u प्लस, हाँ ऐसा कुछ, यस। तो जब उसको ग्रेविटेशन का आइडिया आया होगा न्यूटन को, तब तो ये सब नहीं था मैथमेटिकल इक्वेशन, बाद में ये सब फॉर्मुलेट हुई ना। तो ये सब कैसे डिसाइड हुआ, वो तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कर हाँ फर्दर रिसर्च हुआ, उसी में आपको जरूरत पड़ता है ना कि वैल्यू क्या होगी। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सीरीज के टर्म्स आते हैं उस डिफरेंट सिचुएशंस में, है ना। आप प्रैक्टिकल पेपर्स देखोगे उस तरह का तो आपको समझ आएगा ओके यहाँ इससे ये कंक्लूजन निकाला गया है ना। तो उस तरह की चीजें हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, बट बहुत सारे यूजेस हैं रिसर्च में। आप देख सकते हैं कोई चीजें बनी हैं तो उसमें क्या स्टोरी है ना। जैसे आपने देखो जो हमारा भी क्या चंद्रयान 2 गया था, वो फेल हो गया, तो उसके पीछे की आप स्टोरी जाके देखो क्या हुआ, ऐसा क्या मिस कैलकुलेशन हो गया, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई थ्योरी आपको मिलेगी, है ना। उस तरीके की चीजें और सब समहाउ फिजिक्स में ही, बाद में क्या सब रिसर्च कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मतलब यूज होते हैं एक्चुअली, तो ये मतलब है। गवर्नमेंट जॉब के साथ कोई लिंक अप है, मतलब कोई प्लेसमेंट गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं वैसा कोई, क्योंकि जो प्लेसमेंट एजेंसीज कॉलेज की हैं वो गवर्नमेंट सा टाइप की होगी, फिर तो वो पार्शियलिटी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो सारे जो जनता है वो सब बराबर है, तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज कोई ऐसे हायर नहीं करती है। हाँ जैसे वो निकालती है, जैसे आरबीआई का जॉब है अभी आया हुआ भी है, जो ग्रेड बी ऑफिसर का होता है, डीएसआईएम क्या होता है, डीएसआईएम, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड, है ना। हाँ सो उसमें है कि ये लोग रिकमेंड इस तरह के बच्चों को ढूंढते हैं, वहाँ इंटरव्यू में प्रेफरेंस होगा। सो वहाँ पे आप देखोगे जब उसका एलिजिबिलिटी है तो उसमें स्पेशली बॉम्बे के अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स का नाम है, इस तरीके से है, तो वो थोड़े प्रेफर करते हैं इस तरह के कोर्सेज के बच्चे आएँ। बट वैसा कोई नहीं हो सकता कि बाकी को अप्लाई करने से रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा इस तरीके से। तो इसलिए प्लेसमेंट जो भी कॉलेज की प्लेसमेंट सेल है वो कभी गवर्नमेंट जॉब के साथ कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं कर सकता वैसा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सारे कॉलेज इंडिया में बराबर है गवर्नमेंट के लिए, सो उसको सबके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। तो आंसर इज नो। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कह रहा था कि सो फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकला, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द आंसर। जब r की वैल्यू -1 से 1 है या r की वैल्यू जब मोर देन इक्वल टू 1 है, सिंपल यहाँ लिख देता हूँ मैं, सो इसको डायरेक्टली मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब मॉड r की वैल्यू लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और जब मॉड r मोर देन इक्वल टू 1 है, सो होगा क्या कि दिस क्वांटिटी विल गो टू 0 ना, है। अच्छा मैं ज्वाइन नहीं किया क्या, 21 मीटिंग से मैं ज्वाइन कर दिया, 1 मिनट। अभी आया होगा ना, चेक कीजिए दूसरे डिवाइस, क्योंकि वो लैपटॉप का माइक खराब है, चल रहा है। अभी दिख रहा है वीडियो आपको? अरे दूसरा डिवाइस चेक करो, माइक किसी और से आ रहा होगा, डिवाइस वो देखो, वीडियो कहीं से आ रहा होगा, उस पर पिन कर दो आप। ठीक है, देखिए मैं यही कह रहा था कि मॉड आर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है या मॉड आर मोर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा।
सो मॉड आर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लाइक 1/1 माइनस आर, यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि ये 0 हो गई एक्चुअली, और यहाँ पे इन्फिनिटी हो गई तो दिस इज नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो मैं नॉट डिफाइंड लिख देता हूँ, ये कहीं कहीं इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं ना हम लोग। सो कंक्लूजन क्या हुआ इसका कि ये है कि आपका ये सीरीज वैल्यू फाइनाइट होगी अगर, है ना, दिस सीरीज। अब मैं क्वेश्चन ये यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो। सो नाउ आई विल राइट दिस। सो आपने देखा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn है, दिस इज नथिंग बट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ समेशन के फॉर्म में, अगर मैं इसको लिखना चाहता, so this is summation r raised to power n from 0 to infinity, ऐसा लिख देता हूं मैं। यहाँ n 0 से स्टार्ट हो रहा है, so r की पावर n from 0 to infinity लिख सकते हैं। so यहाँ पे Sn जो है, so r from 0 to यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, Sn n from 0 r की पावर n from 0 to infinity, इस तरह लिख सकते हैं समेशन Sn को। यस और नो, ये है ना, इसे भी लिख रहा हूं मैं। अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा मुझे, इन्फिनिटी क्यों लिखेंगे आप, यहाँ पे कितने टर्म्स थे, n 0 से स्टार्ट जरूर हुआ और n-1 तक गया, तो यहाँ मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, या तो आपकी मर्जी आप कैसे लिखना चाहते हो, ये तो ऐसे लिख सकते हो r की पावर k फ्रॉम 0 to n-1, इस तरह से लिख सकते हो आप चाहो तो, k फ्रॉम 0 to n-1, या फिर पावर में k-1 लिख दोगे तो फिर आप 1 से n लिख सकते हो। सो ऐसा हो गया। सो अब n को इन्फिनिटी ले लिया हमने, तो ये चीज आ गई ना। अब ये सीरीज कन्वर्ज कब करती है, दिस कन्वर्जेस व्हेन, या दिस इज फाइनाइट व्हेन ये क्वांटिटी फाइनाइट कब आई, इफ mod r is less than 1, and this is infinite when mod r is more than equal to 1, यही ना। एंड ये है कि this quantity is infinite जब, so ये जो क्वांटिटी है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, तो जो हो गया समेशन r की पावर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दिस इज इनफाइनाइट या इफ mod r is more than equal to 1, इस तरीके से। तो ये तो मैं लिमिट आपको बस उस डेफिनेशन को वेरीफाई करवा रहा था कि Sn आप फाइंड करोगे, Sn में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे, तो जो Sn की लिमिट आएगी, दैट लिमिट अगर फाइनाइट आती है तो जो an सीक्वेंस मेन ओरिजिनल सीक्वेंस था मेरा, उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज है, दैट सीरीज विल कन्वर्ज। Sn की लिमिट इनफाइनाइट आएगी, दैट सीरीज विल डाइवर्ज, ये चीजें हैं। सो ये Sn भी एक सीक्वेंस हो गया एक्चुअली, लेकिन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलते हैं। किसका पार्शियल सम, ओरिजिनल सीक्वेंस जो था। सो एक सीक्वेंस से दूसरा सीक्वेंस क्रिएट हुआ और उस सीक्वेंस की लिमिट एक्चुअली जो उस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज आ रही है उसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से रिलेट कर दिया हमने एक्चुअली। सो Sn जो है इसका ये सीक्वेंस इफ कन्वर्जेस देन सीरीज करस्पॉन्डिंग टू दिस कन्वर्जेस, इफ Sn डाइवर्जेस देन सीरीज करस्पॉन्डिंग टू सीरीज डाइवर्जेस, ये मतलब है। ओके, आपको अगर बात करूं, चलो मेरा an है, दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखे कि मेरा an है -1 की पावर n बिलोंग्स टू, चलो नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, तो यहाँ Sn की वैल्यू क्या आएगी आप बता पाएंगे मुझे। सो an इज a1 से an, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ Sn हियर, ये हो जाएगा -1 +1 -1 +1, एक मिनट, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में डिपेंड करता है n क्या है ना, सो उस पर डिपेंड करेगा। सो अभी ये है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, सम क्या है, हाँ, जीरो कब आएगा, 1 कब आएगा, ओके। सो आप यहाँ सिंपली देख पा रहे हैं कि दिस इज 0 when n is even, this is -1 when n is odd।
अब मैं आपसे यहाँ पूछ लूं अगर सेम थिंग, व्हाट इज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, तो क्या होगा ये? इसका मतलब हो गया a1 से लेके चलता रहेगा, n तो कोई है नहीं, सो a1 a2 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। सो इट विल कीप गोइंग। अब सो ये मतलब इसका मतलब हो गया -1 + 1 -1 + 1 डॉट 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 चलता रहेगा। तो आप मुझे बताओ क्या होगा? Does not exist. हाँ, तो ये सीरीज जो है, सो ये आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट समेशन -1 की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यही लिखा है ना, ये सेम बात है, ये लिखना ये लिखना ये लिखना, ये सेम बात है। एंड अगेन दिस, सो इसकी जो लिमिट्स हैं, अगेन दिस लिमिट्स विल बी एक्चुअली, फिर से ऐसा है कि 1, हालांकि 1 होगी जब n अप्रोच करा इंफिनिटी, बट n इज इवन, फॉर इवन केस 1 होगा, and for odd case it will be -1. So simply this sum does not exist, na? So this does not exist. क्या एग्जिस्ट करेगी सम? सो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? तो सिंपली डाइवर्जेंट यहां लेंगे ना। सो हेंस व्हाट वी आर सेइंग डायरेक्टली कि ये जो -1 की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। मतलब सीरीज एक्चुअली कन्वर्ज नहीं कर रही इस तरीके से। व्हाट कैन यू से अबाउट मेरा an अगर सीक्वेंस है इस तरह से n × n+1, n इज नेचुरल नंबर, तो जैसे अगर आप यहाँ पे Sn निकालेंगे, सो व्हेन यू आर फाइंड Sn, सो a1 + a2 अप टू an, सो आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या, सो a1 इज नथिंग बट 1/1 × 2, a2 जो 1/2 × 3, ये है 3 × 4, ऐसे चल रहा है ना, और यहाँ पे 1/n × n+1, ऐसा चलेगा। इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं? हाँ, यस, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या हम लोग, ऐसा चेक। क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो क्या आंसर आएगा? अच्छा, सो फाइनली ये कैंसिल 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 इस तरीके से। सो फाइनल आपके पास Sn आया 1 - 1/n+1, राइट? सो दिस इज द वैल्यू। एंड नाउ व्हाट इफ यू टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी? सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप जब Sn लिख रहे हो, सो यू जस्ट टेक, तो दिस इज 1 मींस व्हाट, एंड ये बताना चाह रहा है कि जो आपका सीरीज था n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यही लिमिट जो है इसके इक्वल है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1। और जब सीरीज की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, जब सीरीज की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, इसका क्या मतलब हुआ, है ना? सो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। सो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, सिंपल। सो Sn जो सीक्वेंस हमने बनाए थे, Sn, that sequence, Sn is a sequence of partial sum, a partial sum of series, and since this sequence converges, therefore our series converges, simple. So हमारा series converge करेगी। तो हमने कुछ एग्जांपल्स अभी देखे, कौन से कन्वर्जेंट कौन से डाइवर्जेंट। अब एक बार उसको कंक्लूड कर दो कि आगे यूज करेंगे। तो हमने देखा r की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट इफ मॉड r इज लेस देन 1। हमने देखा कि r की पावर, देखो ये सब याद रखना थोड़ा सा हेल्प करता है एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व कर, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होती है, एग्जांपल्स ही आपको डिस्कार्ड, आपको याद रखना कि हम डिस्कार्ड मेथड यूज करते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दो एग्जांपल लेके। एक एग्जांपल मिल गया किसी स्टेटमेंट का अगेंस्ट, तो गलत हो गया। तो ये सब थोड़े बहुत आप याद रखेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे ये सब चीजें, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको बोलते हैं दिस इज डाइवर्जेंट इफ mod r is more than equal to 1। हमने देखा
सो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, समटाइम्स यू मे सी n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, कभी n होगा 2 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो n फ्रॉम यहाँ पे, क्योंकि आपको याद है ना कि आपने देखा था कि सीक्वेंस है और उसका टेल लो, तो टेल ऑफ सीक्वेंस आल्सो इज अ सीक्वेंस ओनली, है ना। सो उसके करस्पॉन्डिंग में सीरीज बनाई जा सकती है जो टेल ऑफ सीक्वेंसेस है। टेल क्या था, कुछ टर्म को छोड़ दो, है ना। फॉर 1 टेल का मतलब एक टर्म छोड़ दो, 2 टेल का मतलब 2 टर्म छोड़ दो, 3 टेल का मतलब 3 टर्म छोड़ दो, इस तरीके से। सो -1 की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सो ये क्या हो गई, सो दिस इज क्या था, ये डाइवर्जेंट। सो ये तो डाइवर्जेंट सीरीज है, ये सब सीरीज है। आपको सीक्वेंस सीरीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस जस्ट एक टर्म्स है a1 into an, यहाँ सम लगा हुआ है इसलिए अभी ये सीरीज है। हालांकि जब n तक सम है तो उस केस में वी कैन ट्रीट इट एज अ सीक्वेंस, बट अभी है ना ये सीरीज है क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है, इसमें इनफाइनाइट सीरीज है, दे आर ऑल इनफाइनाइट सीरीज। सो डाइवर्जेंट सीरीज, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना सीक्वेंस वाले जो कॉन्सेप्ट है वो सीरीज में लगाते रहते हैं, सीरीज वाले सीक्वेंस में कंफ्यूजन में, तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा कौन सा रूल सीक्वेंस के लिए सिर्फ है, कौन सा रूल। जैसे अभी लास्ट बैच की बात बता रहा हूँ, 6 से 8 जो मैं क्लास ले रहा था, बोल रहा सर कभी बोलते हो आप 1/n कन्वर्जेंट है, कभी बोलते हो 1/n डाइवर्जेंट है, ऐसा कैसे हो जाएगा, कभी कन्वर्जेंट कभी डाइवर्जेंट एक ही रहेगा ना। तो उसका कंफ्यूजन कहाँ था, कभी हम सीक्वेंस 1/n बोल रहे थे, हम बोलते हैं ये कन्वर्जेंट है, बोलते हैं ना, और अभी हम ये पढ़ेंगे दिस इज डाइवर्जेंट, तो कह रहे ऐसा कैसे हो जाता है, कभी कन्वर्जेंट हो जाता है कभी डाइवर्जेंट हो जाता है, तो उसको क्लियर नहीं है ना। अगर हम कभी बोल रहे हैं कि 1/n इज अ कन्वर्जेंट, तो ये सीक्वेंस है ना, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और ये वाली जो सीरीज अभी आएगी दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज है। सो ऐसा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि 1/n कभी कन्वर्जेंट हो रहा है कभी डाइवर्जेंट हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकली नहीं देखा ना, चीजों को नहीं समझा है। सो 1/n की सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और 1/n वाली सीरीज डाइवर्ज करती है, तो ये चीजें क्लियर रहना पड़ेगा कब सीरीज में कौन सा रूल है, सीक्वेंस में कौन सा रूल है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे ये अभी हम पढ़ेंगे कि ये सीरीज डाइवर्ज करेगी, कि इस सीरीज की सम इन्फिनिटी आती है, लेकिन 1/n अकेला हो तो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। ओके ठीक है ना। सो ये अभी मैंने देखा कि ये डाइवर्जेंट है। अभी एक और हमने देखा अभी 1/n into n plus 1 जो हमने देखा n from 1 to infinity, ये लास्ट एग्जांपल। तो इसमें Sn की लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब सम इसका फाइनाइट है ना। सो ये 1 के इक्वल आया था, सो ये 1 के इक्वल आया था ना। सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। ओके अच्छा ना फुल स्टॉप नहीं लगेगा। सो ये कन्वर्जेंट सीरीज है ना, ये चीज है। सो अभी ये 4 एग्जांपल हमने डिस्कस, मतलब यही डिस्कस किए हैं अभी, तो यही डिस्कस किया है। और एग्जांपल देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इफ यू सी सो अब आते हैं थोड़े से कुछ रिजल्ट्स पे, है ना। सो आप देखो एक चीज नोटिस करो, अगर मैं बात करूं ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो अगर इसमें आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ तो क्या आंसर आ रही है, हाँ ये 0 आएगी ना। और जैसे यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ तो क्या ये एग्जिस्ट करेगी, नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। सो इट विल नॉट एग्जिस्ट। अगेन हेयर ये चूंकि डाइवर्जेंट थी, मैं बोल रहा हूँ कि जो सीरीज कन्वर्ट या डाइवर्स कर रही है तो उसके आगे जो सीक्वेंस है, क्योंकि जनरल टर्म क्या है कि हम ऐसा यूज करते हैं ना कि an इज सीक्वेंस, यहाँ भी आप ऐसा लगा सकते हैं सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो an इज सीक्वेंस है और यहाँ सीरीज an बोलेंगे उसको ना। सो दिस इज सीरीज, ठीक है। सो ये सीक्वेंस सीरीज है। सो ये जो सीरीज है तो इसके अंदर ये सीक्वेंस an यूज हो रहा है। तो आपको ये अब नोटिस करना है कि कोई सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो उस सीरीज में जो सीक्वेंस यूज हुआ है उस सीक्वेंस के बारे में क्या कह सकते हैं। तो उसके लिए एक रिजल्ट ये है। सो जैसे थ्योरम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार है ना क्वेश्चंस ये सब हेल्प करता है ना उसमें। सो आपको वही जैसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपसे, मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है उस क्वेश्चन में, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आ रहा है या आपको पता है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए है ना डिफरेंट क्वेश्चन है। यही है यहाँ पे, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, जिसमें ये है कि इफ सीक्वेंस
ए एन, एन फ्रॉम मान लो 1 टू इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज. सो व्हाट कैन यू से अबाउट सीक्वेंस ए एन? जीरो पे कन्वर्ट करेगा. है ना. सो इसमें थ्योरम ये कोई सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है. सो इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज, देन जो सीक्वेंस है ए एन कन्वर्जेस टू जीरो. सो सीक्वेंस ए एन, समझिए वो सीरीज कन्वर्जेंट थी, तो उस सीरीज में जो सीक्वेंस ए एन यूज हुआ वो कन्वर्जेंट होगी एक्चुअली. या मैं ऐसा बोलूं कि इतना लिखने के बजाय कि जो बुक में जनरली होता है कि इसी को दूसरे तरीके से, दैट इज कि लिमिट ऑफ ए एन जो होगी दिस विल गिव यू जीरो फॉर श्योर. तो अभी क्या देखा आपने कि कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो ये वन वे है. इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखा मैंने, अगर इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं तो दोनों तरफ से ट्रू है. तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूं अगर कहीं ऐसा हुआ कि ए एन की लिमिट जीरो आ रही है तो क्या वो कन्वर्ज करेगी सीरीज? ऐसा गारंटी है कि नहीं? है ना. तो उसकी कोई गारंटी नहीं है एक्चुअली. सो इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं. सो इसी का मैं कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखता हूं. सो द नेक्स्ट थ्योरम कंट्रापोजिटिव है इसका, मतलब स्टेटमेंट इक्विवेलेंट ही है, दूसरे तरीके से लिख रहा हूं. ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. इसमें क्या होता है, इफ लिमिट ऑफ ए एन दिस इज नॉट जीरो, इफ लिमिट ऑफ ए एन दिस इज नॉट जीरो, देन व्हाट कैन यू से अबाउट this series an? What can you say about this series an? क्या बोल, तो देखो इसी स्टेटमेंट को दो तरीके से लिख रहे हैं कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो an सीक्वेंस की लिमिट जीरो होगी, अगर इसकी लिमिट जीरो नहीं है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी. इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं इसको. सो अगर लिमिट जीरो नहीं है सो देन जो सीरीज है दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज. ठीक है ना. इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं. सो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं क्योंकि मैं पहले से इंफॉर्मेशन आपको देता हूं. सो इसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बता देता हूं, जैसे अभी आपको आइडिया होगा मुझे लगता है, किसी को याद है, जैसे चलो यही लिखता हूं 1/n², ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है. सो 1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² डॉट डॉट डॉट. इसका सम क्या आता है, मतलब ये तो सीरीज कन्वर्जेंट है, आप लोगों को पता होगा, अभी प्रूव भी करेंगे. तो अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि ये सीरीज, कुछ लोगों को आप में से ऑलरेडी पता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सबको ही पता होगा. सो ये सीरीज कन्वर्जेंट है. मैं यार सम कितना आता है, किसी को याद है? इस सीरीज का सम कितना? हाँ बताओ, किसी को याद है? एनीवन नो व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज एंड फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी? साइन का कुछ होगा? नहीं. किसी को याद नहीं, कोई बात नहीं. सो इसका आंसर जो आता है आप चेक करेंगे. सो दिस इज π²/6 आएगा. ठीक है. सो दिस इज π²/6, मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है और सम इसका π²/6 होता है. सो सम टाइम इट विल हेल्प यू. ये हालांकि है ना, इस तरह से पीडीएफ जो बनाते हैं पीएमएफ, तो वहां भी जरूरत पड़ जाता है. सो ये दिस सम इज π²/6. अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सिंपली यू कैन वेरीफाई ये जो 1/n² की सीरीज है दिस इज कन्वर्जेंट. आप देख पा रहे हैं कि दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज. तो सिंपली आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं बस ये बता रहा हूँ, थ्योरम वेरीफाई कर रहा हूँ मैं. सो यू कैन सिंपली वेरीफाई दैट कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n² जीरो हो रहा है ना. बट मैंने ये भी कहा था, तो यहाँ मुझे लगता है रिमार्क यहाँ पे स्पेस है. सो इन रिमार्क आई कैन राइट, ओके, सो मुझे यहीं पे रिमार्क लिख देता हूँ. रिमार्क ये है पहला पॉइंट कि इफ
limit of n tends to infinity, this is not this is equally 0 actually. So what can you say about series? Then what can you say about this series? इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? May or may not convergent. हाँ, yes. So it may or may not be convergent. देखो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को लगता है थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ डाउट रहता है कुछ लोगों को कि आप थ्योरी पढ़ते बहुत अच्छी एक चीज़ें की बारीकियाँ जो उसमें डेप्थ है वो तब समझ आता है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप देखते हैं कि वो ये कहाँ पे फेल हुआ, तो फिर आपको वो बारीकियाँ समझ आती है कि यहाँ पे ऐसे था, हमने वैसा समझ लिया था। कई बार थ्योरी पढ़ के आप गलत चीज़ समझ जाते हैं, तो वो जब डिफरेंट आप एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको क्लियर होता है वो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन है। सो लाइक है ना, कई बार ऐसा होता है, बच्चे यहाँ पे लिखा है जैसे कि लिमिट सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीरीज लिमिट 0 होगी, तो बच्चा क्या करता है, कोई क्वेश्चन दिया पहले लिमिट ही निकाल लिया इनका, सर 0 आ रहा है कन्वर्जेंट है, ऐसा कई बार करते हैं बच्चे है ना। तो यहाँ आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि लिमिट 0 आया तो कन्वर्जेंट, ये कह रहा है कन्वर्जेंट है तब लिमिट 0 आएगा, अगर लिमिट 0 आया तो कोई गारंटी नहीं है कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। तो जिन्होंने पहले देख रखा है ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं या बहुत अच्छी से नहीं समझ पाए हैं तो उनको ये गलतियां करते हैं वो लोग कि लिमिट निकाले 0 आया कन्वर्जेंट है, वो ऐसा कहा ही नहीं इसने कहा कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 होगी, लिमिट 0 है तो कोई जरूरी नहीं कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका एग्जाम्पल है। बट हाँ, ये इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिखा कि लिमिट 0 नहीं है तो गारंटी है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी, मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये गारंटी है कि अगर an की लिमिट 0 नहीं आ रही तो ये गारंटी है कि वो डाइवर्जेंट होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल देखिए यहीं पे, अब इसका एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने कहा 1/n, n फ्रॉम 1 to infinity, ये हार्मोनिक सीरीज है, इसका सम प्लस इंफिनिटी आता है, इसको अगर आप खोलेंगे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, इसका सम जो है प्लस इंफिनिटी आता है ना। कुछ लोग हो सकता है डाइजेस्ट ना कर पाए, इसी बार चेक कर ले आप, इसको सम करेंगे तो इंफिनिटी आएगी, हालांकि इसको सम किया तो ये आया है ना, थोड़ा सा ये ऐसा नहीं लगता कुछ नया सा ऐसा कैसे हो रहा है। सो इफ यू ऐड ऑल दिस यू विल गेट प्लस इंफिनिटी, प्रूफ भी है इन सबका, ठीक है ना। सो दिस विल गेट प्लस इंफिनिटी, दिस यू आर गेटिंग π²/6। अब देखो यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आप इसको देखो ध्यान से, लेकिन हो क्या रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लिमिट 0 होने से कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। तो वो एग्जांपल बस हमने देखा कि अगर लिमिट 0 हो जाए तो ऐसा नहीं बोल सकते कन्वर्ज होगा, तो ये मे कन्वर्ज, यहाँ पे देखो 1/n² की लिमिट 0 है ना, सो यू मे नोट दिस, सो लिमिट तो यहाँ भी 0 है, सो कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 होगी, लिमिट 0 है तो मे नॉट बी कन्वर्जेंट। सो ये चीजें हैं, या मैं इसको थोड़ा ऐसा लिखता, पहले इसको लिखता फिर इसको लिखता, तो आपको समझ आता है ना कि लिमिट 0 है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। सो अगेन मैं बस एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कन्फ्यूजन, जैसे एग्जाम में अभी मुझे याद है एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए होंगे, आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो मैं सीधे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो आपको बताना है समेशन cos 1/n, n फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज, आपके पास दो ही ऑप्शन है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, सिंपली आप चेक कर लीजिए। So this is convergent or divergent? Divergent. So है ना, so this is divergent, okay. तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसमें क्या करेंगे, जस्ट यू अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos 1/n, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos 1/n, ओके। सो क्या होगी cos 1/n की लिमिट 1 एंड विच इज नॉट 0, सो लिमिट ऑफ an जो है वो 0 नहीं है, so you can simply say this implies series cos 1/n is divergent, so you can simply say this series is divergent, ठीक है कि this series is divergent, इस तरीके से।
सो ये क्लियर है एग्जांपल सबको इस तरीके से। हाँ चलो अब एक और रिजल्ट ये है, ये बताता है कौसी क्राइटेरिया, वो तो सिर्फ वही चीज है जो पहले हमने देखा था, है ना। सो आपने वो देखा था ना अभी, जैसे मैं अगर लिखूं, जैसे हमने अभी देखा, ये एक्चुअली इसको लिख रहा है कौसी क्राइटेरिया ना, तो ये तो सिंपल है ना, कौसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सो फिर से देखिए, अब इसमें क्या है कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, सो एक सीक्वेंस है इस तरह से A1 A2 इस तरह से है, A1 A2 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरीके से है ना, ये सीक्वेंस है। अब आपने देखा था सो एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, और Sn क्या था मेरा, सो Sn इज A1 से लेके An तक। अब यहाँ पे व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स कन्वर्जेंस। अच्छा मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम था ना, या वो भी लगा सकते हैं, या मैं ये बात करूं कि कॉची क्राइटेरिया। अगर Sn एक, Sn एक सीक्वेंस है मेरा, सो हमारे पास है वी हैव नाउ Sn एज अ सीक्वेंस, ठीक है। सो मैंने एज अ सीक्वेंस कंसिडर किया। अब सोचो Sn अगर कॉची सीक्वेंस आ गया तो इसका क्या मतलब होगा, Sn minus Sm less than epsilon। हाँ वो डेफिनेशन हो गया, यस। थ्योरम क्या था कि कॉची कोई सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, इसका क्या मतलब है, नहीं तो थ्योरम कॉची है तो कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा, एग्जैक्टली। सो अगर Sn कॉची सीक्वेंस है, इफ Sn जो सीक्वेंस है is a Cauchy sequence, so then Sn is a convergent sequence, yes or no, obviously हम जानते हैं if and only if होता है ये तो। Sn is a Cauchy sequence if and only if Sn is convergent sequence। और इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है, अगर ये convergent sequence है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। so if and only if अगर Sn कॉची सीक्वेंस है तो Sn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट करती है तो इसका क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ, व्हाट डज इट मीन, जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा। यस। तो मैं बस कंक्लूजन में पहुंचना चाहता था, तो बीच में स्टोरी यूज की मैंने। सो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस ये था मेरे पास एक रियल नंबर की। अब हमने एक Sn सीक्वेंस बनाया इस तरीके से। अब वो सीक्वेंस अगर कॉची है, मैंने स्टार्ट की इफ से कि इफ इस इज कॉची, देन क्या होगा ये, सो Sn इज कॉची, मैं यहाँ डायरेक्टली इफ नहीं लगाता हूँ। सो नाउ है ना, Sn इज कॉची इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एग्जिस्ट, एंड इफ एंड ओनली इफ दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। सो कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है, सो इफ यू कैन डिसाइड कि जो Sn हमारा है, अगर वो कॉसी आपने डिसाइड कर लिया, देन मीन्स इट इज ऑब्वियसली, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये कुछ नया स्टेटमेंट नहीं है, हमने पहले ही बताया था कि Sn अगर है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो डिसाइड कर रहा है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी नहीं करेगी। तो कॉसी है, कॉसी इज इक्वल टू कन्वर्जेंट इन रियल सीक्वेंस, सो Sn इज अ कॉची सीक्वेंस, देन इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो वही चीज में दूसरे तरीके से लिखा है। सो एक बार देख लो, अगर डाउट है तो बताओ। और अगर जो आप बता रहा था वो है ना, आई थिंक हाँ ओके। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, अच्छा अगर मान लो ऐसा है कि m इज मोर देन इक्वल टू n, कोई नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू 1, दोनों नेचुरल नंबर है, m n बोथ आर नेचुरल नंबर। सो अगर मैं लिखता हूं Sm माइनस Sn, तो अब बताइए मुझे क्या क्या बचेगा। तो Sn का मतलब हुआ A1 A2 अप टू Am तक, क्योंकि n छोटा है तो An होगा, An प्लस 1 होगा,
एंड ए एम तक होगा, यस और नो, ठीक है ना। सो एस एम तो ये होगा ना, क्योंकि एन मैंने छोटा लिया हुआ, एन इज लेस देन एम है, सो बीच में एन आएगा, देन एम वहां तक जाएगा। इसमें से आप किसको माइनस कर रहे हो, यू आर सब्ट्रैक्टिंग A1 टू AN, राइट, यस और नो। तो ये किसके इक्वल आएगा, बस ये पूछना चाह रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या क्या बचा, AN plus 1 to AN. AN plus 1, AN plus 2, AN plus 3 डॉट 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 A कहां तक आया, M. M तक। है ना। सो चूंकि बाकी टर्म्स कैंसिल हो गए तो यहाँ M तक आया, सो AM तक, है ना। तो ये चीजें हैं। सो दिस एक्चुअली कॉची का डेफिनेशन आपको याद होगा, अगर मैं बोलता हूँ कॉची सीक्वेंस है, सो जब मैं लिखता हूँ ना कि नाउ इफ, सो अगर ऐसा है जो Sn है, मैं अगर बोलता हूँ Sn इज कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, सो क्या डेफिनेशन होता है, देयरफॉर फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट क्या, k belongs to natural number such that, तो मैंने अभी m ज्यादा लिया हुआ है तो इसी के काम करता हूं मैं इस तरीके से, Sm माइनस Sn, ये किसके इक्वल आएगी, ये था an प्लस 1 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने अज्यूम किया हुआ है m मोर देन n ना, तो ये an प्लस 1 से am तक गई, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, क्या, हाँ तो हमने फिक्स कर रखा है पहले ही कि m और m मोर देन इक्वल टू n और ये मोर देन इक्वल टू k, तो उसके लिए ट्रू होगा। तो अगर कभी ऐसा हो कि इफ यू कैन सी दैट द टर्म्स डिफरेंसेस, सो ये जस्ट मैं कॉची का डेफिनेशन लिखा है, मैंने क्या लिखा, डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, सो ये टर्म इसके इक्विवेलेंट है, ऊपर डिसाइड किया मैंने। सो अगर ऐसा होता है कॉची सीक्वेंस तो ऑब्वियसली वो कन्वर्जेंट होगा, बस इसका मीनिंग बताया मैंने कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉची सीक्वेंस। सो इफ अ सीक्वेंस इज कॉची, मीनिंग इज दिस, एंड ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, चाहे कुछ भी वो ले लो, डेफिनेशन है। सो मीनिंग मैंने यहाँ था, उसको बस मैं एलैबोरेट कर रहा था कि ऐसे नहीं कॉची सीक्वेंस, इफ इट इज कन्वर्जेंट देन इट इज कन्वर्जेंट, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, एक रिजल्ट है जस्ट। तो अगर कभी आपको डायरेक्टली दिख जाए कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो अगर कन्वर्जेंट है या कॉची है, तो देन ऑब्वियसली हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो क्वेश्चन करते हुए आपको याद आ जाएंगे, अच्छा ये इस तरह कर सकते हैं, है ना। अब इसने थ्योरी हमसे नहीं पढ़ी तो मिस हो सकता है, इस तरह चीजें। अच्छा, एक इन्होंने इसी चीज को रिलेट किया है सीक्वेंस के कन्वर्जेंट को उसके साथ, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के साथ। सो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के साथ क्या है, अगर मान लो आपके पास ऐसा है, मैं एक थ्योरम लिखता हूं, देखो फिर से। सो अब मैं लिख रहा हूं कि इफ an जो कि है मेरे पास a1 a2 डॉट डॉट डॉट, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स मान लो, या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव real numbers. So let's say a1 a2 an be a sequence of non-negative real numbers, non-negative real numbers, इस तरह से है मेरे पास कि I have a sequence of non-negative real numbers. So what can we say about the sequence of non-negative real numbers, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ Sn के बारे में, क्या बोल सकते हो अब यहाँ पे, पहले कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज हमें पता नहीं था कि टर्म्स कैसे हैं an के। अब मैंने जो टर्म्स लिए वो नॉन नेगेटिव लिए, है ना, जीरो या पॉजिटिव। तो Sn के बारे में क्या बोल सकते हो, मोनोटोनिक होगा क्या Sn, सोचो। सो कैन वी से इन दिस केस, देन कैन वी से Sn इज मोनोटोनिक, यस और नो। Sn का मीनिंग वही है जो पहले से यूज कर रहा हूं मैं, बताओ हाँ या ना। हाँ सिंपल है ना, ये तो आप सिंपली देख पाओगे कि S1 इज जस्ट A1, S2 इज A1 प्लस A2, S3 इज A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। जो Sn है वो A1 से लेके An तक, तो हर बार तो टर्म ऐड ही हो रहा है ना, हर बार तो टर्म ऐड हो रहा है, और टर्म्स हमने लिए हैं नॉन नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग मतलब ऑर्डर में होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। So this is monotonic sequence. In fact, monotonically increasing sequence. So in fact, you can write कि ये जो है monotonically increasing sequence. Monotonically क्या है? Increasing है. Increasing sequence.
अब बताइए कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, सो वो मोनोटोनिक हो ही गया। अगर बाउंडेड हुआ तो क्या होगा, मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, देन कन्वर्जेंट होगा, है ना। ये था मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, तो उसी को मैं यूज करना चाह रहा हूं। अब कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो कहां कन्वर्ज करती है वो, किस पॉइंट पे? नहीं नहीं, कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है, तो बाउंडेड इसका मतलब क्या, उसका रेंज बाउंडेड है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है इसका मतलब उसका रेंज बाउंडेड है, और अगर रेंज बाउंडेड है देन, अगर रेंज उसका बाउंडेड है देन वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी वो सीक्वेंस? यस, तो उस सेट का जो सुप्रीमम होगा, मतलब हाईएस्ट एलिमेंट, तो हाईएस्ट मैक्सिमम बोलने का मतलब सेट का मेंबर होना चाहिए, तो सुप्रीमम बोलते हैं कि इट मे नॉट बी द मेंबर ऑफ द सेट, है ना। सो सुप्रीमम ऑफ द सेट विल बी द लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस, है ना। सो वही मैं यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो हो गया, सो अगर ये बाउंडेड दे दिया जाए मुझे, है ना, सो यहाँ पे बस ये है, सो इसका मतलब ये हो गया सिंपली सो द सीरीज, मैं सीधा अब यहाँ आगे बात करता हूँ। सो द सीरीज, ये जो है समेशन ए एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज, एन मेरा पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस था या नॉन नेगेटिव रियल नंबर का, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, व्हाट कैन यू से? बताइए, एसएन के टर्म में क्या बोल सकते हो आप? एसएन बाउंडेड है। यस, है ना। सो चूंकि हम जानते हैं एसएन कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, तो एसएन को कन्वर्जेंट होने के लिए अब सिर्फ बाउंडेड की जरूरत है क्योंकि मोनोटोनिक ऑलरेडी है वो। तो यहाँ होगा इफ एंड ओनली इफ एसएन जो सीक्वेंस है दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर वो बाउंडेड हो जाए, बाउंडेड, तो अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी अब, है ना। सो इफ इट इज बाउंडेड, सो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस अगर एसएन बाउंडेड है, मोनोटोनिक तो ऑलरेडी है तो कन्वर्जेंट भी है, तो जो लिमिट एसएन की आएगी तो सीरीज का सम किसके इक्वल होगा? लिमिट के सर। यस, सो ये तो हम पहले से ही बताते रहे हैं कि लिमिट के इक्वल होगी, और ये लिमिट किसके इक्वल होगी? सो लिमिट होगी सुप्रीमम ऑफ रेंज सेट। तो रेंज एक सेट है, सीक्वेंस इज नॉट अ सेट, रेंज सेट की बात करो। रेंज मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सीक्वेंसेस, यू कलेक्ट द रेंज एंड देन यू टेक द सुप्रीमम ओवर दैट सेट, रेंज सेट। सो उस सेट में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी सुप्रीमम ऑफ लेट्स से एसएन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो इस सेट, ये रेंज सेट है, इसका नाम क्या है? सो दिस सेट इज रेंज ऑफ द सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस एसएन, ठीक है ना, नॉट एन। सो सुप्रीमम ओवर द रेंज, ठीक है, सुप्रीमम ओवर रेंज सेट। तो मतलब जो लिमिट आएगी, क्योंकि एसएन इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, it is bounded, bounded मैं assume किया, if it is bounded then it is convergent, bounded if and only if it is convergent, and if it is convergent then it will converge to supremum of the range set, supremum of the range set. तो इंटरएक्टिव मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम यूज हुआ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि समेशन 1/n² की बात करते हैं, ठीक है ना, ये सीरीज है। सो पहले मैं सीक्वेंस से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सो आई हैव अ सीक्वेंस 1/n², इसके टर्म्स है 1, 1/2², 1/3² एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके सम की बात करते हैं, सम है 1/n², n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो सम है 1/n², n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी।
ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी व्हाट। सो अगर तुम सेट, चलो रेंज सेट पहले बना लो, तुम चाहो तो इफ यू वांट टू कलेक्ट सो यू कलेक्ट द रेंज सेट। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं जस्ट उस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा हूँ समझने के लिए। सो S1 इज जस्ट क्या 1, S2 क्या होगा 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, S3 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर, डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक ना। और सो अगर तुम रेंज सेट लिखो इस सीक्वेंस का, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ रेंज ऑफ सीक्वेंस Sn, तो ये कुछ इस तरह से होगा, पहला नंबर जैसे 1 है, दूसरा 1 प्लस 2 स्क्वायर, चलता रहेगा, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे ना इसमें, उस तरीके से। अब तुम इस सेट पे सुप्रीमम ले लो, सुप्रीमम ऑफ Sn n टेंड्स टू नेचुरल नंबर। सो ये क्या है, किसके इक्वल आएगी, मैंने बताया था पहले इसकी लिमिट कहाँ जाती है, Sn है ना, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज। कितना था पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक है। सो ये है पाई स्क्वायर बाई 6। तो इस सुप्रीमम इस सेट की कहीं ना कहीं लिखते जाओगे तो एंड में, क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, तो लास्ट नंबर मुझे पता है कि फाइनाइट होगा, तो वो ये आएगा एक्चुअली पाई स्क्वायर बाई 6 आएगा। सो इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो समेशन 1 बाई n स्क्वायर है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn है। Sn क्या होता है यहाँ पे, अगर आप Sn लिख रहे हैं तो 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर अप टू 1 बाई n स्क्वायर, और इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लो। सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू क्या, पाई स्क्वायर बाई 6। हाँ पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक है ना। सो दिस इज पाई स्क्वायर बाई 6। सो ये बस वेरीफाई करो, ये जो सुप्रीमम सेट बना रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी। और भी सीक्वेंसेस हैं जिसके तुम बात कर सकते हो, और जैसे मैं बाद में बात करूँ, एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे ये होता है हमारे पास इस सीरीज है 1 बाई n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 से स्टार्ट करूँ, चलो 0 से इनफिनिटी ले लेता हूँ। सो 1 प्लस, है ना, इस तरीके से, या तुम्हें 1 से स्टार्ट करना देन यू विल राइट, तो डिपेंड करता है कहाँ से स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल है, n फ्रॉम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या 1 से, n माइनस 1 ले लो, सो n माइनस 1, तुम जो मैंने लिखा कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट करना चाह रहा था, पहला टर्म 1 चाह रहा था, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूँ। सो मैं चाह रहा था 1 टर्म, पहला टर्म 1 हो। सो इसमें क्या है कि अगर आप ये लिखोगे तो क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल, डॉट 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 डॉट। आप बताइए, आपको पता है इस सीरीज का सम क्या आता है, डू यू नो द सम ऑफ दिस सीरीज, कोई बताइए, कैलकुलस आपने पढ़े होंगे, ये होता है, यस यस करेक्ट। सो ये क्या आएगा, e की पावर 1, है ना, आपने e की पावर x का जिनको भी एक्सपेंशन याद होगा तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे। सो अगेन, है ना, कहने का मतलब ये कि आप यहाँ अगर Sn कंस्ट्रक्ट करते तो Sn इज लाइक 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, तो अभी सब में मैं Sn के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, 1 बाई n फैक्टोरियल, एंड व्हेनेवर यू टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो Sn ये e देगा तुम्हें, है ना, ये तो वही चीज हो गया, एंड दिस इज सेम एज सीरीज। सो कहने का मतलब ये है, सो दिस इज इक्वल टू समेशन an n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो ये इसके इक्वल है एक्चुअली, इस तरीके से हो गया। सो ऐसा है, सो Sn की लिमिट, और ये क्या है, अगर मैं फिर से लिखूं इसको उस फॉर्म में तो ये होगा, तो इस तरह की चीज, अगर जैसे क्या क्या होता है, यही चीजें ऑप्शंस में लिखी रहती हैं, तो बच्चा वहां कंफ्यूज होता है क्या मीनिंग है, तो इस तरह चीजें समझना आपको कि Sn n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इस सेट का इसके अगर कलेक्ट करूं मैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इंक्रीजिंग तो है ही सीक्वेंस, तो n टर्म जो आएगी वो e के इक्वल आएगी, दैट विल बी e। क्या होता है, e इज आइलर नंबर ना, आइलर नंबर, ये e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्या होता है 2.718 एग्जैक्ट, हालांकि यही एक्सप्रेशन है इसका, तो आपको ये e मिलेगा। सो ये आपके पास आएगी ये सीरीज में इस तरह से।
तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं ना, तो अभी जैसे आप याद रख सकते हो, और मैं इधर से कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं तो बस आपको याद रखना है कि दिस, जैसे मान लो 1/√10 है, सो दिस विल बी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब इसकी सम इन्फिनिटी आएगी, ठीक है ना। समेशन 1/n हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज कन्वर्जेंट। इसका प्रूफ भी है, इन सब का प्रूफ, हालांकि आगे पी टेस्ट पढ़ेंगे तो उसके थ्रू प्रूफ हो जाएगा ये कि पी की वैल्यू जब 1/, मतलब ये होता है जनरली। मैं बस रिजल्ट बता रहा हूँ अभी। ओह सॉरी, तो मैंने क्या कन्वर्जेंट लिख दिया, हाँ वो गलती से लिख दिया ना, डाइवर्जेंट है ना। सो डाइवर्जेंट यस, एंड वो एनपी इज कन्वर्जेंट। ये कब कन्वर्जेंट होती है? हाँ है ना। एंड समेशन n बाई, ये जस्ट एक रिजल्ट के तौर पे बता रहा हूँ आपको मैं। सो दिस इज डाइवर्जेंट, ये याद रखना, बेनिफिशियल रहेगा। एक मिनट, कन्वर्जेंट में स्ट्रिक्टली ग्रेटर वन ना, और मोर देन लेस देन इक्वल टू, एक बार चेक कर लो है ना, वो कई बार लिखते हुए सिलेबस मिस्टेक हो जाता है। सो हमने समेशन, क्योंकि यहाँ लिख रखा है ना डाइवर्जेंट है ये, तो इस तरीके से, ठीक है, वेरीफाई। सो यहाँ n की पावर 1/2 है, इसीलिए क्या था, कन्वर्जेंट है, और ये डाइवर्जेंट है। सो आपने 1/n² देखा है, उसका सम π²/6 आता है, एंड दैट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। सो ये कुछ रिजल्ट्स है जो आपको याद है, डिफरेंट एग्जांपल में फ्यूचर में यूज करेंगे, और ये सबका प्रूफ भी है, पी टेस्ट करेंगे उससे ही हो जाएगा, है ना। पी टेस्ट तो इसी का नाम हालांकि लिख भी दिया, यही है कि रिजल्ट है, और इसका प्रूफ भी अवेलेबल। जरा प्रूफ में फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें रिजल्ट याद रखना है जिसको यूज करने हैं क्वेश्चंस में। सो ये सब सीरीज अक्सर आएगा आपके क्वेश्चंस में भी यूज होगा। अब अगर आपसे पूछूं व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, तो हमने ये तो देख लिया हमने कि 1/n जो है ये इन्फिनिटी होती है, 1 + 1/2 + 1/3। सो मैंने बताया ये प्लस इन्फिनिटी आती, पहले ही बताया। अब अगर इस तरह का आ गया 1/n × 1/n, है ना, सो हालांकि इसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इसमें एक टर्म, पहला टर्म क्या आएगा, -1 ना, एंड दूसरा टर्म 1/2, तीसरा टर्म -1/3, चौथा टर्म 1/4, पांचवा टर्म -1/5, इस तरीके से चेक करो एक बारी, ठीक है ना। सो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग सीरीज, है ना, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पे इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्यों बोलते हैं? 1 - 1 ऐसे करके। हाँ, साइन ऑल्टरनेट है ना, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए अल्टरनेटिव का नाम रखा है। अब इसके बारे में क्या बोलते हो आप लोग, कुछ आइडिया है? जैसे ये प्लस इन्फिनिटी आती है, इसका सम क्या आती है, तो व्हाट इज सम ऑफ दिस? हाँ, इसका सम ऐसे निकालना इतना आसान नहीं है, बट ये है कि, है ना, सो इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? चेक करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैंने आपको अभी तक कोई तरीका ऐसा बताया नहीं है। आप लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी लोगे, तो इसमें हो क्या रहा है जरा समझो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसमें हर टर्म पॉजिटिव था और ऐड होता जा रहा, इन्फिनिटी तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे कुछ माइनस भी हो रहा है हर बार ना, प्लस माइनस, तो इसका सम फाइनाइट आता है। ये बस अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसका प्रूफ भी है। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है या लेबनिज टेस्ट है, जिससे हम प्रूफ करेंगे कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो इस तरह कोई भी सीरीज मेरे पास आएगा तो आगे हमको टेस्ट पढ़ना है, बहुत सारे टेस्ट, मतलब वही ब्लड टेस्ट और सब होते हैं ना, तो उस तरीके से सीरीज का टेस्ट है कि भैया आपको डिसाइड करना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आपको सीरीज देख कर डिसाइड करना पड़ता है कि इस सीरीज में ये वाला टेस्ट लगेगा, तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सीरीज के टेस्ट होंगे। सो अभी ये मैं बस अभी आपको बहुत सारे सीक्वेंसेस कुछ जानकारी के लिए बता रहा हूँ जो हम यूज करेंगे फ्यूचर में, और इनको प्रूव भी करेंगे डिफरेंट टेस्ट से, ये सब। सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ये, और ये कन्वर्जेंट आता है, इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। सो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, एक्चुअली दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। सो ये सब कन्वर्जेंट सीरीज है, और ऐसा कह लो कि प्लस माइनस टर्म्स है, तो इसका फाइनली जो सम है कोई फाइनाइट नंबर आएगी।
हाँ बता सकते हैं लॉग के टर्म में क्या आता है, इसको अगर ओपन करो लॉग का एक्सपेंशन क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। log 2 का एक्सपेंशन क्या होगा, भैया सम क्या होगा, मैंने ये पूछा ना सम क्या होगा। तो आप मुझे कुछ याद आ रहा लॉग का, log 1 + x की एक्सपेंशन किसी को याद है, चेक करो उससे कंपेयर करो जरा। x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x to the power 4 upon 4। तो इसमें अगर आप माइनस कॉमन लेंगे जो आप बता रहे हैं, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, -log 2। चेक कीजिए, है ना। ठीक है, यही सम है, मैं बस पूछना चाह रहा था कि अगर ये कन्वर्जेंट है सम क्या आएगी, तो इसकी सम आएगी -log 2। चेक करके देखो एक बार, आप लगा के देखो इसमें क्या यही आ रहा है। और ऐसे ही जैसे आपने देखा था, एक हमने देखा था ना कि 1/n फैक्टोरियल है, n फ्रॉम 1 to infinity, ये आया था किसके इक्वल, किसको याद है, ये भूल गए। हाँ ये e के आया था। और फोर्थ, सो ये सब थोड़ा बहुत कैलकुलस में भी हेल्प करेगा, हमें कैलकुलस में भी आएगा इस तरह की चीजें बाद में, सो वो हेल्प करेगा, सीरीज एक्सपेंशन जो टर्म है। अगर इसी में ऑल्टरनेटिंग हो गया -1 की पावर n अपॉन 1/n फैक्टोरियल, सो अगर इसके टर्म्स आप देखना चाहो फिर से, तो ये टर्म्स कैसे होंगे, -1/1 फैक्टोरियल ऐसी ना, प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। सो कैन यू टेल मी द सम ऑफ दिस सीरीज, क्या आप बता पाओगे, माइनस सो e की पावर -1 होगी, लेकिन एक टर्म मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग। अगर इसको मैं खोलता तो ऐसा आता 1 + 1/2। सो एक्चुअली सीरीज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कैलकुलस से भी रिलेटेड है, बिकॉज आपका वहां पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है, तो उससे भी थोड़े बहुत मिक्स कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं। तो कई बार जो सीक्वेंस सीरीज क्वेश्चन दिखते हैं वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे सम ऑफ सीरीज निकालना है तो कैलकुलस के हेल्प से इजीली हो जाता है। सो 1 + 1/2 + 1/3 डॉट 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 डॉट, सॉरी यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 है ना, 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका सम कितना आएगा, व्हाट इज द सम, तो ये तो e हो गया। अब इससे देखो इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, ऑड के साथ -1 रहता है ना, n 0 से स्टार्ट होता है। अरे यहाँ मैंने 1 से स्टार्ट किया है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सम कितना आता फिर, अच्छा वो मैंने n + 1 लिखा होगा ना वहाँ पे, एक मिनट इसको मैं फिर से करेक्ट करता हूँ। जो मैंने सम e लिखे थे उस केस में हमने क्या लिखे थे, यहाँ पे n - 1 लिखे थे, है ना, वहां मैंने ये लिखे होंगे। और यही चीज अगर आप ऐसा लिखोगे 1/n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, तो ये e आएगा, राइट। सो इस तरीके से है, हाँ सो इस तरह लिखो आप, ये है। अब इसी में मैं पूछ रहा हूँ इसका सम क्या आएगा, अगर फाइनल बताओ मुझे आप लोग। इसमें अगर 0 से स्टार्ट करता मैं तो आपको बताना है यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंड अगर मैं ऐसा लिखता, देखो इसमें थोड़े से आप लोगों को कैलकुलस के जो नॉलेज है, ठीक है, जिनको नहीं है कोई दिक्कत है, कैलकुलस में पढ़ाऊंगा तो उसमें देख के आपको ये समझ आने लगेगा कि ये क्या हो कह रहा है। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन किसी को पता है, जैसे यहाँ log 1 + x का एक्सपेंशन यूज हो गया, तो ये सब एक्सपेंशन हम लोग लिखेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में जो आएगा, तो उससे इजीली आपको दिखेगा। फिर वहां भी फॉर्मूले जाएंगे कुछ सीरीज के जो याद रखने पड़ेंगे आपको, तो वही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कुछ मैं।
जस्ट टू गेट द सम, ताकि आइडिया रहे कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है तो सम फाइनाइट हो गया, डाइवर्जेंट है सम फाइनाइट नहीं है, इस तरीके से, और सम इज नॉट। हाँ फाइनल डिसाइड करके बताओ, अगर मैं n 0 से इंफिनिटी यूज करता हूं -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये तो ऑब्वियसली आ जाएगी e की पावर -1, ठीक है। अब देखो ये सब बताने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, अगर किसी को डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ये मैं क्या है, कैसे लिख रहा हूँ आंसर इसका, मुझे e की पावर एक्सपेंशन दिमाग में है, उसी को यूज कर रहा हूँ मैं। सो x की पावर है ना, इस तरह होता है, तो वो e की पावर एक्सपेंशन जस्ट मैं यूज कर रहा हूँ, e की पावर x वाला। तो बस ये, इससे आप थोड़ा कई बार ना इससे सिंपली डिसाइड कर पाओगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो आपको अगर सम पता है, ओ तो सम ही पता है आपको, तो मतलब कन्वर्जेंट होगा ही, तो कोई टेस्ट उस लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको सीक्वेंस देख के उसका सम का पता है, आपको सम ये होता है, तो अगर उस तरह क्वेश्चंस कभी मिल जाते हैं सीरीज में, तो कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना, सिंपली यू नो दैट इट इज कन्वर्जेंट उस केस में। नाउ हाँ इसका बताओ फाइनल। देखो यहां से पहले तो माइनस कॉमन ले लोगे, तो इसमें जो टर्म्स है इसमें क्या ही डिफरेंस है, यहाँ जैसे -1/1 फैक्टोरियल वो यहाँ भी है, एक टर्म की तो कमी है बस। हाँ यस, सो बस एक टर्म की तो कमी है ना, बस +1 -1 कर दो इसमें आप, तो एक टर्म की कमी है। तो फाइनली मैं क्या लिखूँ इसका सम, सो दिस मैं डायरेक्टली ओपन नहीं करता हूँ, तुम बताओ। सो ये तुम्हारा आ जाएगा e की पावर -1, ठीक है ना। एक बार वेरीफाई कर लेना आप लोग, पर देख लो मतलब क्या यहाँ से, बस इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ n 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ n 1 से स्टार्ट हुआ, तो क्या ही दिक्कत है। तो एक टर्म जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो यहाँ घटाने पड़ेंगे, जो उसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 0 से। सो समटाइम्स सम ऑफ सीरीज एग्जाम में आते हैं फाइंड करने, तो आपको ये देखना पड़ेगा, कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं, है ना, कि वो 0 से स्टार्ट है या 1 से स्टार्ट है। देखो दोनों यही है, यहाँ 1 से स्टार्ट है, यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो बस डिफरेंस है कि जो एक्स्ट्रा टर्म है वो लिख दिया, यहाँ भी ऐसे ही है। तो यहाँ जो मैंने बैलेंस कर दिया, वरना इसमें भी ऐसे वो होता, तो मैंने वो बैलेंस कर दिया, n -1 लिख के कर दिया। सो ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है, सीरीज का एक सीक्वेंस है। सो अभी आज का डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग एक सीरीज बनेगी। अब वो सीरीज डिपेंड करेगी कि ये S1 S2 S3 इस तरह Sn एक सीक्वेंस बना लो, नया सीक्वेंस, जो क्या है, वो जो मेन सीक्वेंस उसके सम, पहले n टर्म का सम है, Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस ओरिजिनल सीक्वेंस जो था। अब ये Sn जो मेरे पास नया सीक्वेंस आया, उसका जो लिमिट है दैट विल बी द सम ऑफ दैट सीरीज। जो सीक्वेंस इनिशियली था उसका जो सीरीज बनेगी उसका सम Sn के लिमिट के इक्वल आएगी। तो Sn की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनी थी वो कन्वर्जेंट है। Sn की लिमिट डाइवर्स, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जो सीक्वेंस दिया था इनिशियली उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज डाइवर्स करेगी। तो ये हमने देखा कुछ, बस इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक ये है कि कोई सीक्वेंस सीरीज An, बोलो सीरीज An, तो समेशन An अगर ये कन्वर्जेंट है तो N की लिमिट जो N सीक्वेंस है उसकी लिमिट 0 होगी। An की लिमिट 0 नहीं है तो वो सीरीज डाइवर्स करेगी। ये रिजल्ट देखा हमने। कुछ रिजल्ट देखा Sn पे कि Sn जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है या सम ऑफ, है ना, n टर्म्स ऑफ जो मेन सीक्वेंस था, सो ये अगर मोनोटोनिक है, पॉजिटिव टर्म अगर सीक्वेंस के सारे हैं तो मोनोटोनिक होंगे, तो बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो जाएंगे, या मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट हो जाएंगे। अब वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, सुप्रीमम पे, ये हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ कुछ एग्जांपल्स जिसमें बता रहा था कि इफ यू हैव ऑलरेडी आइडिया कि सम ऑफ सीरीज पता है, सो देन यू कैन सिंपली डिसाइड इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कुछ टेस्ट हैं, कुछ रिजल्ट्स और यहाँ लिखाए हैं, और अगले क्लास में देखेंगे कोई भी सीरीज देगा तो हम वो टेस्ट कर पाएंगे कि इसकी सम फाइनाइट आनी है या इनफाइनाइट आनी है। तो उसमें मैं Sn नहीं लाऊंगा, आज मैंने बहुत Sn यूज किया, तो आगे Sn यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी Sn के हेल्प से देख रहे थे। अब एग्जाम में आप कैसे भी क्वेश्चन कर लो कम टाइम में, वो चीज अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हमने Sn के हेल्प से कुछ हेल्प किया कि जो Sn सीक्वेंस नहीं बनी थी सम ऑफ पार्शियल सम वाली, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वाली, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की सीरीज के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगी एक्चुअली, कि वो Sn कन्वर्जेंट है तो सीरीज का सम फाइनाइट है, Sn डाइवर्जेंट है सीरीज की सम फाइनाइट नहीं है। तो इस तरीके से था, और सीरीज का मतलब आज इंट्रोडक्शन था जस्ट कि सीरीज कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस किससे रिलेटेड है, Sn से रिलेटेड है, तो वो हमने डिस्कस किया। वो यहाँ भी लिखा था, इसका मतलब यही है, ये जो कहना चाहता है, जो सीक्वेंस आपके पास जो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया इन लोगों ने सिलेबस में,
तो सिलेबस में जो वर्ड यूज किया उसका भी मतलब यही था, वही पूछना चाह रहा था आपसे कि यहाँ जो इन्होंने वर्ड यूज किया है बोला था ना कि जैसे इनफिनाइट सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो इसका मीनिंग भी यही कहना चाह रहा है कि इनफिनाइट सीरीज जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की मीनिंग क्या है। तो वो एसएन के टर्म्स में आपको जानने के लिए कह रहा था कि लाइक मतलब सीरीज का सम फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, सम फाइनाइट नहीं है तो डाइवर्जेंट है, वो चीज है। तो उसको हमने एसएन से रिलेट किया, तो वो हमने समझा एसएन से रिलेट करके। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोल रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज विथ नॉन नेगेटिव टर्म्स, मतलब सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उसके कन्वर्जेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो टर्म्स तो जो पॉजिटिव, अगर सारे टर्म नॉन नेगेटिव हो गए तो वो एसएन जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, तो बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी, नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, इस तरह से। तो हालांकि ये भी उन्होंने डिस्कस किया ही है कि सीरीज विथ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ये हुई है डिस्कस हमने ऐसे ना कर ही लिया कि लाइक कोई इस तरह का सीक्वेंस है। अब टेस्ट में हम फिर से डिस्कस करेंगे इस तरह का सीरीज जो नॉन नेगेटिव टर्म्स वाली, बट अगर नॉन नेगेटिव टर्म्स है तो ऑब्वियसली जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आई थी एसएन इज मोनोटोनिक, इफ इट इज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट, ये है। तो उस केस में जो सीरीज विल कन्वर्ज इफ एसएन इज बाउंडेड, मोनोटोनिक ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि इसके सारे टर्म्स क्या थे, नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो मोनोटोनिक ऑब्वियसली होगा। एंड इफ इट इज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट, जो भी लिमिट आएगी वो सम ऑफ सीरीज आएगी। सो ये देखा हमने। अब आगे ये नेक्स्ट क्लास में यहाँ देखिए टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज। सो हमें टेस्ट देखना, टेस्ट में क्या क्या है, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉची एरथ रूट टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है ना, कंडेंसेशन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, ये सब हो गया। देन आगे है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सो होता है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज, वो देखनी है। लेबनिज टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिव सीरीज, मैं बता रहा था -1 की पावर n जहां भी आ रही थी उसको चेक करना है तो ये मेथड यूज हो जाएगा। देन कंडीशनल कन्वर्जेंस, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस आपको समझना है क्या होता है। देन आगे है कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो पावर सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करनी है, फिर उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है ये डिस्कस करना है। तो अभी ये सब बाकी है, तो अगले क्लास में टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस करेंगे। आज बस ये डिस्कस किया सीक्वेंस सीरीज है क्या, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का क्या मीनिंग है एसएन के टर्म्स में, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।